डिस्क्लेमर भाइयों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल नाम, उत्पाद और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखती और किसी भी व्यक्ति की या भावना का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे सुपर टॉप लेवल चैनल पर नए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। स्टोरी नेम हिडन एम्परर। ये स्टोरी शिवम हरसौलिया द्वारा लिखी गई है और ये स्टोरी आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए चैनल को सपोर्ट करो। धन्यवाद। अध्याय 41। दूसरा मंत्र मॉडल। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल। लगभग 100 शूरवीरों का एक घुड़सवार समूह चौड़ी सड़क से तेजी से गुजरा तथा धूल और गंदगी के निशान छोड़ता गया। रोहन अपनी आंखें बंद करके उस गाड़ी के अंदर ध्यान कर रहा था जो सेना के बीच चल रही थी। मन की शक्ति एक दूसरे मंत्र मॉडल के निर्माण के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। उबड़ खाबड़ गाड़ी की सवारी से जरा भी परेशान न होते हुए रोहन ने अपनी आंखें खोली और उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई। वह इस समय ओल्ड यादव की शूरवीर सेना के साथ ब्लैकवाटर सिटी की ओर जा रहा था। रोहन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ओल्ड यादव ने बंदियों की बातों से क्या अनुमान लगाया था, लेकिन उस समय ओल्ड यादव के गंभीर हाव भाव से पता चल रहा था कि उन्होंने कुछ तो समझ लिया होगा। अभी तो बस दोपहर ही हुई है। इस रफ्तार से हम शायद कल सुबह ब्लैकवाटर सिटी पहुंच जाएंगे। मुझे इस समय का फायदा उठाकर अपनी जागरूकता में फ्रोस्ट के जादू के मॉडल का निर्माण करना चाहिए। रोहन ने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए पर्दा खींचा और आसमान की ओर देखा। रोहन ने ब्लैकवाटर सिटी में अपना लगभग सारा समय ध्यान में बिताया। अब 1 महीने बाद उसकी मानसिक शक्ति आखिरकार उस स्तर तक बढ़ गई थी जहां वह एक दूसरे स्पेल मॉडल का समर्थन कर सकता था। इसलिए रोहन ने गाड़ी में एक दूसरा स्पेल मॉडल बनाने का इरादा किया। अपनी बाहों के भीतर से रोहन ने कुछ पीले कागज निकाले जिनमें कई जटिल मंत्र मॉडल थे। ये फ्रॉस्ट थे जो रोहन ने रोलिन से प्राप्त किए थे। उसने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि फ्रॉस्ट उसकी चेतना में निर्मित होने वाला दूसरा स्पेल मॉडल होगा। जब उसकी मानसिक शक्ति दो स्पेल मॉडल को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएगी तो वह तुरंत उसका निर्माण शुरू कर देगा। मैट्रिक्स को सक्रिय करें। बिना किसी हिचकिचाहट के रोहन ने मैट्रिक्स को सक्रिय कर दिया। यह एक स्पेल मॉडल बनाने की प्रक्रिया में बेहद जरूरी था, अन्यथा मलिन की मौजूदा क्षमता के साथ एक स्थिर स्पेल मॉडल बनाने में काफी समय लगता। मैट्रिक्स सक्रिय हो गया है। कृपया एक मिशन शुरू करें। फ्रॉस्ट के स्पेल मॉडल का विश्लेषण शुरू करें। बीप। मिशन स्थापित। विश्लेषण के लिए तैयार। मैट्रिक्स में जबरदस्त विश्लेषणात्मक और गणनात्मक क्षमता थी। वह स्पेल मॉडल्स का भी आसानी से विश्लेषण कर सकता था। आखिरकार रोहन ने पहले भी मैट्रिक्स की मदद से फायरबॉल का विश्लेषण किया था। लगभग आधे घंटे बाद रोहन को अपने मन में परिचित यांत्रिक महिला की आवाज सुनाई दी। बीप। विश्लेषण पूरा हो गया। कुल 126,541 स्पेल मॉडल का विश्लेषण किया गया। रोहन ने चुपचाप सिर हिलाया। ये परिणाम उसकी उम्मीद के मुताबिक ही था। इससे पहले फायरबॉल के लिए लगभग 180,000 स्पेल मॉडल का विश्लेषण किया गया था। 10 सबसे स्थिर मंत्र चुनें और उनकी तुलना फ्रॉस्ट के प्रोटोटाइप से करें। फिर एक ऐसा मंत्र मॉडल चुनें जो सबसे स्थिर और सबसे आक्रामक हो। आदेश जारी करने के बाद रोहन चुपचाप मैट्रिक्स के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करने लगा। बीप। मैट्रिक्स ने आपके लिए छठा स्पेल मॉडल चुन लिया है। रोहन के दिमाग में तुरंत एक जटिल मंत्र मॉडल उभर आया। अपर्याप्त मानसिक शक्ति वाला कोई भी सामान्य व्यक्ति इस मंत्र मॉडल को देखकर तुरंत चक्कर खा जाएगा। हालांकि लंबे ध्यान के बाद रोहन की वर्तमान मानसिक शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह दो मंत्र मॉडलों को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया था। उसने अपनी चेतना में एक दूसरे मंत्र मॉडल के निर्माण के लिए आवश्यक स्थितियां प्राप्त कर ली थीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी मन की शक्ति ने मैट्रिक्स द्वारा स्पेल मॉडल का पूर्ण निर्माण करना शुरू कर दिया। मन की शक्ति का उपयोग करके एक मंत्र मॉडल बनाने में कम से कम कुछ घंटों का लंबा समय लगता था। जागरूकता में जटिल मंत्र मॉडल का अनुकरण करने के लिए पूर्ण एकाग्रता और मन की शक्ति के पूर्ण उपयोग की आवश्यकता होती थी। रोहन को स्पेल मॉडल बनाने का अनुभव था, इसलिए इस बार वह पूरी प्रक्रिया से परिचित था। जल्द ही उसने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके स्पेल मॉडल को ध्यान से बनाना शुरू कर दिया। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। रोहन स्पेल मॉडल के निर्माण में पूरी तरह से डूबा हुआ था। गाड़ी की उबड़ खाबड़ सवारी के बावजूद उसे कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। बूम। अंततः रोहन को ऐसा लगा जैसे उसके मन में एक विस्फोट हुआ हो, जो फिर एक ठंडी, सर्द अनुभूति से भर गया। उसकी चेतना में एक बिल्कुल नया मंत्र मॉडल प्रकट हुआ। आखिरकार फ्रॉस्ट का स्पेल मॉडल। आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ रोहन ने अपनी आंखें खोलीं। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि फ्रॉस्ट का स्पेल मॉडल आसपास के बर्फीले तत्वों को अपनी चेतना में समाहित कर रहा है। यहां तक कि रोहन जो मोटा कोट पहने हुए था भी ठंड से कांपने से खुद को नहीं रोक सका। यूट्यूब द्वारा विज्ञापन। रोहन की जागरूकता में स्पेल मॉडल, फायरबॉल और फ्रॉस्ट दो स्पेल मॉडल थे जो एक दूसरे के विपरीत व्यवहार करते थे। हालांकि दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से चलते थे, धीरे धीरे घूमते हुए अपने अपने तत्वों को अवशोषित करते थे। रोहन मन ही मन खुश हुआ। अपनी चेतना में दो मंत्र मॉडल होना वास्तव में उसकी चेतना के लिए एक अपेक्षाकृत बड़ा बोझ था, लेकिन वह इसे पूरी तरह से झेलने में सक्षम था। इसके अलावा वह अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए ध्यान करना जारी रख सकता था। अंततः ये घना एहसास भी गायब हो गया। मुझे फ्रॉस्ट की शक्ति आजमाने दो।
रोहन ने फ्रॉस्ट के स्पेल मॉडल को सक्रिय करने के लिए अपनी माइंड पावर का उपयोग किया। ठंड। गाड़ी के अंदर लकड़ी के ब्रैकेट पर बर्फ के क्रिस्टलों का एक समूह तुरंत दिखाई दिया, जिसने लकड़ी के ब्रैकेट को कसकर लपेट लिया और एक ठंडी सनसनी फैला दी। ये ठोस लग रहा था। आग का गोला। बर्फ के क्रिस्टल बनते देखकर रोहन ने तुरंत फायरबॉल फेंका। माइंड पावर के नियंत्रण का इस्तेमाल करते हुए रोहन ने फायरबॉल को बर्फ के क्रिस्टल के नीचे सावधानी से घुमाया। बर्फ के क्रिस्टलों का ये समूह कुछ देर तक बना रहा, अंततः फायरबॉल के उच्च तापमान से पिघलकर पानी की बूंदों में बदल गया। रोहन बहुत संतुष्ट था क्योंकि फ्रॉस्ट का उद्देश्य लोगों को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि प्रतिद्वंद्वी को अपनी जगह पर बांधना था। एक बार ऐसे ठोस बर्फ क्रिस्टल से जम जाने पर तीसरे स्तर का एलिमेंटल तलवारबाज भी कुछ ही सेकंड में इससे मुक्त हो सकता है। अगर मुझे डाकुओं के हमले से पहले फ्रॉस्ट मिल जाता तो मैं उन 3 तृतीय स्तरीय लाइट स्वॉर्ड्समैन को एक ही बार में मार सकता था। बर्फ के क्रिस्टलों से टपकती पानी की बूंदों को देखकर रोहन की आंखें चमक उठी। अब जब उसने एक बंधन मंत्र प्राप्त कर लिया था तो उसकी शक्ति निस्संदेह दोगुनी हो गई थी। निम्न स्तरीय तात्विक तलवारबाजों की संख्या चाहे जितनी भी हो, वे अब रोहन के लिए कोई खतरा नहीं थे। हालांकि रोहन ने अभी अभी फ्रॉस्ट का स्पेल मॉडल बनाया था। अब वह केवल 2 या 3 फ्रॉस्ट ही छोड़ पा रहा था। रोहन ने फ्रॉस्ट का जादू जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने फ्रॉस्ट के जादू मॉडल के इर्द गिर्द हो रहे बदलावों की बारीकी से जांच करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति को फिर से जागरूकता में डुबो दिया। जैसा कि अपेक्षित था, एक और ग्रे क्षैतिज फ्रेम दिखाई दिया, बिल्कुल फायरबॉल की तरह। रोहन बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने फ्रॉस्ट के स्पेल मॉडल के चारों ओर एक ग्रे क्षैतिज फ्रेम देखने की अपनी इच्छा पूरी कर ली, जो फायरबॉल के स्पेल मॉडल के सामने क्षैतिज फ्रेम के समान था। दूसरे शब्दों में, 3 फ्रॉस्ट्स को छोड़ने के बाद उसके पास एक अधिक शक्तिशाली फ्रॉस्ट, लार्ज फ्रॉस्ट को छोड़ने का अवसर था। अध्याय 42। महत्वाकांक्षा। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल। गाड़ी चलती रही। बाहर घोड़ों के दौड़ने की आवाजें आ रही थीं। रोहन ने खिड़की से बाहर न भी देखा हो तो भी गाड़ी में महसूस हो रहे कंपन से उसे थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था कि गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही है। क्लैंग। अचानक गाड़ी रुक गई। पर्दा खुला और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। पिता। रोहन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, क्योंकि जिसने पर्दा गिराया था वह ओल्ड यादव था। बूढ़े यादव ने हल्के से सिर हिलाया और गाड़ी में चढ़ गए। उनका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, लेकिन अब वे काफी बेहतर लग रहे थे। पिताजी, आपकी चोट कैसी है? रोहन ने बूढ़े यादव के पेट की ओर देखा। उसके काले कवच पर अभी भी उस जगह पर एक कट था। मैं ठीक हूँ, बस एक कट है। बूढ़ा यादव थोड़ा रुका, फिर उसने अपना सिर उठाया और उसकी नजरें कुछ देर तक सीधे रोहन पर टिकी रहीं। उसने एक लंबी सांस ली। रोहन, तुम सचमुच बड़ी हो गई हो और पूरे परिवार का बोझ उठा सकती हो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। पिताजी, मुझे कुछ बताओ। रोहन ने अपना शरीर हिलाया और जितना संभव हो सके गाड़ी के पीछे की ओर झुक गया। बात चर्च के महाभियान की है, जो अभी चल रहा है। क्या तुम्हें पता है कि यह क्या है? बूढ़े रोहन ने गंभीरता से कहा। रोहन ने सहजता से सिर हिलाया। उसने अंदाजा लगा लिया था कि यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर होती तो ओल्ड यादव जल्दी से वापस नहीं जाता, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आमतौर पर प्रकाश के राज्य में और यहाँ तक कि कुछ अन्य छोटे राज्यों में भी प्रकाश के चर्च का उच्च अधिकार होता था। सभी लोग प्रकाश के परमेश्वर में विश्वास करते थे। वे पूरे प्रकाश के राज्य के आध्यात्मिक नेता थे। रोहन को कोई कारण नहीं सूझा कि चर्च ऑफ लाइट इतना प्रयास करने के बावजूद ब्लैकवाटर सिटी को क्यों छीनना चाहेगा। बूढ़े यादव ने असहाय भाव से सिर हिलाते हुए कहा, यह मामला तो सबसे पहले रहस्यों में सबसे छिपा हुआ रहस्य है। पिछले कुछ वर्षों में मेरे पास बस कुछ ही अनुमान थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे अनुमान हकीकत बन रहे हैं। प्रकाश के साम्राज्य में चर्च ऑफ लाइट का प्रभाव यहाँ एक अधिकार नहीं है। प्रकाश के शाही परिवार और कुलीन वर्ग जैसे प्रतिस्पर्धी प्रभाव अभी भी मौजूद हैं। दोनों शक्तियों के बीच एक अंतर है, लेकिन यह अंतर बहुत बड़ा नहीं होगा। हालांकि इन कुछ वर्षों में चर्च बहुत तेजी से बढ़ा है। इसने मध्यम श्रेणी के कुलीन वर्ग के एक समूह को भी आकर्षित किया है और ईश्वर की कृपा से अपनी सशस्त्र सेना का तेजी से विस्तार किया है। रोहन ने सिर हिलाया। चर्च ऑफ लाइट की सशस्त्र सेनाएं संभवतः संरक्षक तलवारबाज होंगी। यहाँ तक कि जो लोग लाइट तलवारबाज नहीं हैं, अगर वे चर्च में शरण लेने को तैयार हों तो उन्हें चर्च का तलवारबाज बनने की अनुमति दी जाएगी और एक निश्चित मात्रा में सहायता भी दी जाएगी। फिर भी ये तलवारबाज चर्च की सेना में बदल गए थे। महत्वाकांक्षा। अजेय महत्वाकांक्षा। जब चर्च की शक्ति एक हद तक फैल जाती है तो अंततः उसका विस्फोट हो जाता है। हालांकि मुझे अन्य जगहों की स्थिति जानने का कोई तरीका नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकता हूँ। चर्च की शक्ति का एक निश्चित लाभ है। इसका कार्य प्रकाश के शाही परिवार को उखाड़ फेंकना और चर्च द्वारा शासित एक नए राष्ट्र का निर्माण करना है। रोहन के चेहरे के भाव बदल गए। उसे अपने पिछले जन्म के कुछ देशों की याद आई, जहां राजनीति और धर्म दोनों का ही मेल था। चर्च ऑफ लाइट का उद्देश्य भी स्पष्ट था, राजनीति और धर्म का मेल। चर्च अब सिर्फ एक आध्यात्मिक नेता नहीं, बल्कि एक बड़े राष्ट्र पर शासन करना चाहता था। प्रकाश के राज्य में परिवर्तन का समय आ गया था। रोहन के बदलते हाव भाव देखकर बूढ़े यादव ने संतोष से सिर हिलाया। फिर एक कड़वी मुस्कान के साथ बोला, रोहन, प्रकाश के साम्राज्य में अराजकता फैल जाएगी, इसलिए हमें जल्द से जल्द ब्लैकवाटर सिटी वापस लौटना होगा। हमें यादव परिवार के सभी लोगों को बचाना है।
अगर चच की महत्वाकांक्षा वैसी ही थी जैसी ओल्ड यादव ने भविष्यवाणी की थी, तो प्रकाश के राज्य में जरूर संकट आ जाएगा। मैसी, बटलर, बड़े स्तनों वाली मैडम और अन्य लोग अभी भी ब्लैकवाटर सिटी के यादव कैसल में थे। ये सभी वे लोग थे जिनकी ओल्ड यादव को परवाह थी, इसलिए उन्हें बचाना ही होगा। बूढ़े यादव ने इस दौरान स्पेल कास्टर का जिक्र तक नहीं किया। न ही उसने रोहन की बात के बारे में पूछा, मानो वह उसे भूल ही गया हो। हालांकि रोहन जानता था कि बूढ़े यादव ने जानबूझकर इस बात का जिक्र नहीं किया था। इस समय रोहन को लगा कि ओल्ड यादव को यह बात समझाना आवश्यक है। पिताजी, मेरे गुरु ब्लैकमून साम्राज्य के एक जादूगर थे, लेकिन अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। उन्हें चर्च में जादूगर ने मार डाला था। रोहन का स्वर शांत था जब उन्होंने वृद्ध अत के बारे में बताया। रोहन, मैं ब्लैकमून साम्राज्य के साथ इतने सालों से युद्ध लड़ रहा हूं। मैंने उनके जादूगरों को भी देखा है। उनके पास एक शक्तिशाली लेकिन रहस्यमयी शक्ति है जो नौमियों से भी ज्यादा है। यहां तक कि शक्तिशाली एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन भी उनकी नजर में कुछ नहीं है। केवल इंक्विजिटर के जादूगर ही उनकी बराबरी कर सकते हैं। बूढ़ा यादव रुका। इसके बाद वह मुस्कुराया और बोला, तो मुझे गर्व है कि अब तुम एक शक्तिशाली जादूगर बन गए हो। पूरा यादव परिवार तुम्हारे लिए खुश है। उसके बाद बूढ़ा यादव पलटा और गाड़ी से उतर गया। रोहन ने राहत की सांस ली। बूढ़ा यादव उस समय स्लॉटर हाउस से बच निकला था। चाहे ब्लैकमून साम्राज्य के जादूगर हो या इंक्विजिटर के जादूगर, उसने सबको देखा था। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि जादूगर ही असली ताकतवर थे जिनके पास अजेय शक्ति थी, न कि चर्च द्वारा वर्णित दुष्ट विधर्मी। ओल्ड यादव की समझ ने रोहन को अत्यधिक स्पष्टीकरण देने से बचा लिया था। रोहन ने पर्दा उठाया और देखा कि आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। कई शूरवीरों ने रोशनी के लिए अग्नि मशाल जला रखी थी। अपनी वर्तमान गति से अगर वे रात में भी अपनी यात्रा जारी रखते तो भी वे कल ही ब्लैकवाटर सिटी पहुंच पाते। पूरे एक दिन गाड़ी में बैठने और दूसरे स्पेल मॉडल को अनुकरण करने के लिए ढेर सारी मानसिक शक्ति खर्च करने के बाद रोहन थक गया था। इसलिए वह गाड़ी में लेट गया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। रोहन जानता था कि कल जब वह ब्लैकवाटर सिटी लौटेगा तो वहां शांति नहीं होगी। उसे जल्दी से अपनी जादुई शक्ति और मानसिक शक्ति दोनों वापस हासिल करनी थी। अगली सुबह ब्लैकवाटर सिटी में हल्की बर्फ गिर रही थी। जमीन पर बर्फ की एक परत जमी हुई थी जो बेहद फिसलन भरी लग रही थी। सड़क पर बहुत अधिक लोग नहीं थे, इसलिए वह सुनसान लग रहा था। शहर के गेट पर बहुत सारे लोग जमा थे। ये सभी ब्लैकवाटर सिटी के छोटे व्यापारी और विक्रेता थे। ये सभी शहर से बाहर जाकर कुछ व्यापार करने के लिए तैयार थे, लेकिन आज सुबह गेट पूरी तरह से बंद था। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक और मेरे सुपर टॉप नॉवेल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। क्या हो रहा है? गेट खुला क्यों नहीं है? कल रात लगता है कई शूरवीर शहर में घुस आए हैं। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। गेट कब खुलेगा? गेट बंद होने से पहले कई लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन अधिकांश को यह नहीं पता था कि गेट बंद करने के पीछे क्या कारण है। मुझे डर है कि ब्लैकवाटर सिटी में कोई बड़ी मुसीबत हो सकती है। केवल बुद्धिमान और अनुभवी लोग ही शायद इसमें से कुछ संकेत समझ पाते, इसलिए वे जल्दी से घर लौटने के लिए मुड़ जाते। अध्याय 43, महल पर खतरा आए। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल। कैस्टेलन की हवेली में कैस्टेलन ऑगस्टिन, बैरन विंगल्ट और सफेद वस्त्रधारी जादूगर जेसन चर्चा कर रहे थे। जादूगर जेसन यादव को छोड़कर ब्लैकवाटर सिटी के 6 कुलीन परिवार आ चुके हैं। क्या अब हम शुरू करें? ऑगस्टिन ने शांति से पूछा। जादूगर जेसन ने बिना किसी भाव के ऑगस्टिन और राममोहन की तरफ देखा। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है? मुझे अभी बताने में कोई आपत्ति नहीं है। ब्लैकवाटर सिटी की शांति भंग करने वाले लुटेरे सभी चच से हैं। उनके हमले के बाद इन रईसों के शूरवीर सुरक्षा देने के लिए शहर से बाहर चले गए हैं। ब्लैकवाटर सिटी में उनके और कौन हैं? तो हमें उन्हें एक और मौका देना चाहिए। अगर वे ईश्वर की गोद में लौटने को तैयार हैं, तो वे अब भी प्रकाश के ईश्वर के भक्त हैं। मास्टर कास्टेलन, अब आपके प्रकट होने का समय आ गया है। ऑगस्टिन के चेहरे के भाव बदल गए। भले ही उसने अंदाजा लगाया था कि ब्लैकवाटर सिटी के बाहर के लुटेरे अजीब थे, पर अब जेसन ने पुष्टि कर दी थी कि वे सचमुच चर्च से भेजे गए लोग थे। चर्च ने ये सब तैयार किया था। जादूगर जेसन, निश्चिंत रहो, मैं उनसे वहां साफ साफ बात कर लूंगा। लेकिन यादव की बात करते हुए जादूगर जेसन ने अपना सिर उठाकर राममोहन की ओर देखा। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आए और उसने हल्के से कहा, बैरन राममोहन, मुझे यादव के साथ तुम्हारे मतभेद का पता है। अब मैं तुम्हें बदला लेने का मौका दे रहा हूं। यादव अब तक मर चुका होगा। उसका इलाका भी तबाह हो जाएगा। इसलिए यादव महल का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मैं यह मामला तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं और तुम्हारे पास 2 और संरक्षक तलवारबाज भेजूंगा। तुम्हें अपने आदमी से यादव परिवार के सभी लोगों को खत्म करवाना चाहिए। राममोहन के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसकी अभिव्यक्ति उग्र हो गई और उसने धीमे स्वर में कहा, जादूगर जेसन, शांत हो जाओ। अब से विल्सन परिवार का कोई भी व्यक्ति ब्लैकवाटर सिटी में नहीं रहेगा। फिर राममोहन तुरंत बाहर चला गया। उसका दिल खुशी से भर गया। इतने सालों तक ओल्ड यादव से लड़ते लड़ते वह यादव से बुरी तरह चिढ़ गया था। अब मौका मिला था तो वह उसे क्यों जाने देता। तेरात, राममोहन, शूरवीरों और जेसन द्वारा दिए गए 2 संरक्षक तलवारबाजों को लेकर आओ और यादव महल को नष्ट कर दो।
मैं भविष्य में यादव परिवार के किसी भी सदस्य को ब्लैकवाटर सिटी में नहीं देखना चाहता। हे पिताजी, कृपया निश्चिंत रहें। यादव कैसल का कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं सकता। हालांकि ये रोहन कमीना यादव के इलाके में चला गया, ये कितनी शर्म की बात है। वरना मैं खुद उसे मार डालूंगा। तीरथ रोहन के प्रति पूरी तरह से नाराज था। रोहन यादव के इलाके में जाकर जिंदा नहीं बच सकता, वह यादव के साथ ही मर सकता है। ठीक है, जल्दी जाओ। जब तक मामला सुलझ नहीं जाता, विंगल्ट परिवार हमारे सबसे शानदार पलों का स्वागत जरूर करेगा। फिर तीरथ 200 शूरवीरों को लेकर आया और महल से बाहर चला गया। यादव कैसल के बाहर दो पहरेदार बेसुध लग रहे थे। दोनों दरवाजे से टिककर एक दूसरे से बातें कर रहे थे, ऊब रहे थे। अचानक दूर से एक बेहद आलीशान गाड़ी तेजी से आती हुई आई। उसकी गति तेज थी और गाड़ी का मालिक घबराया हुआ लग रहा था। पहरेदार तुरंत चौकन्ने हो गए। वे दोनों गाड़ी को पहचानते थे। वह यंग मास्टर गुड की गाड़ी थी, जो हमेशा यंग मास्टर रोहन के साथ रहता था। जल्द ही आलीशान गाड़ी महल के सामने आकर रुकी। एक मोटा आदमी गाड़ी से कूद पड़ा और पहरेदारों ने झट से उसका स्वागत किया। उन्होंने आदरपूर्वक कहा, यंग मास्टर गुड, अगर आप यंग मास्टर रोहन को ढूंढ रहे हैं, तो बदकिस्मती से वह 2 दिन पहले ब्लैकवाटर सिटी छोड़कर सर बैरन के इलाके में चला गया है। जमीन पर फैटी गुड ने भौहें चढ़ाईं और बेहद चिंतित लग रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, जल्दी करो, मुझे यंग लेडी मैसी के पास ले चलो। गार्डों को पता था कि गुड रोहन का अच्छा दोस्त है, इसलिए उन्होंने उसे नहीं रोका और उसे महल में ले आए। मैसी नाश्ता कर रही थी कि तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने गुड को देखने के लिए सिर उठाया और भौहें सिकोड़ लीं। गुड और जीत के बारे में उसकी राय अच्छी नहीं थी और उसे हमेशा लगता था कि रोहन पर उनका बुरा असर पड़ता है। हालांकि गुड को मैसी के रवैये की कोई परवाह नहीं थी। वह जल्दी से मैसी के पास गया और हड़बड़ाते हुए बोला, मैसी, यादव कैसल जल्दी से निकल जाओ। बेहतर होगा कि तुम शहर से बाहर निकल जाओ। बैरन यादव के इलाके में जाओ और रोहन से मिलो। क्या हुआ गुड, क्या हुआ? मैसी ने चम्मच नीचे रखा और गुड की तरफ देखा। यूट्यूब द्वारा विज्ञापन। मोटे आदमी ने मैसी की जाने की अनिच्छा देखी और उसे पता था कि जब तक वह उसे पूरी बात स्पष्ट रूप से नहीं समझाएगा, वह उसे तुरंत जाने के लिए मना नहीं पाएगा। इसलिए उसने बात को छोटा करते हुए कहा, मुसीबत है। चर्च ऑफ लाइट ने अचानक हमला बोल दिया है। उन्होंने किंगडम ऑफ लाइट के ज्यादातर शहरों जैसे ग्रैंड सिटी, रूट सिटी और अन्य पर कब्जा कर लिया है। वे शाही परिवार को उखाड़ फेंकने की योजना बना रहे हैं। डगलैंड परिवार का पूरे किंगडम ऑफ लाइट में कारोबार है, इसलिए हमारी खबर दूसरों से पहले आ गई। ब्लैकवाटर सिटी चर्च के लक्ष्यों में से एक होना चाहिए, इसलिए आज सुबह शहर का दरवाजा भी बंद है। आप और यादव परिवार सबसे ज्यादा खतरे में हैं। बैरन यादव सेना से हैं और उन्होंने शाही परिवार के प्रति वफादारी की शपथ ली है। चर्च उन्हें आसानी से नहीं जाने देगा। इसके अलावा मैंने सुना है कि ब्लैकवाटर सिटी के कैस्टेलन ऑगस्टिन और विंगल्ट परिवार ने चर्च में शरण ली है। यादव परिवार के साथ उनके विवाद को देखते हुए वे विल्सन कैसल को नहीं छोड़ेंगे। गुड ने बिना सोचे समझे उसे सारी खबरें बता दी। वह इतनी तेज बोल रहा था कि उसकी सांस रुक रही थी। उसका चेहरा लाल था और वह थका हुआ लग रहा था। मैसी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह तेजी से एक कदम आगे बढ़ी। कांपते हुए उसने धीरे से पूछा, गट, तो फिर फादर और रोहन का क्या हुआ? क्या वे खतरे में हैं? गुड ने सांस रोकी और सिर हिलाया। बैरन यादव और रोहन के बारे में अभी तक मुझे कोई खबर नहीं मिली है। गेट अब बंद है, किसी को भी अंदर या बाहर जाने की इजाजत नहीं है। खबर मिलते ही मैं भी तुम्हें जल्दी से सूचित करने आया हूँ। अब सबसे जरूरी बात तुम्हारी सुरक्षा है। तुम शहर से बाहर भी नहीं जा सकते, तुम्हें यादव कैसल में नहीं रहना चाहिए। गुट रुक गया और अपने होंठ भींच लिए। उसके हाव भाव बदलते रहे, मानो वह मन ही मन कोई फैसला ले रहा हो। एक लंबे विराम के बाद उसने अपना सिर उठाया और होंठ काटते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो, अब तुम यादव कैसल में नहीं रह सकते। मैसी, ज्यादा से ज्यादा 5 लोग ही होंगे। तुम में से 5 को मेरी गाड़ी में बैठकर तुरंत यादव कैसल छोड़ना होगा। मैं तुम्हें किसी सुरक्षित जगह पहुंचा दूंगा। जब ब्लैकवाटर सिटी में स्थिति शांत हो जाएगी, तो मैं तुम्हें शहर से बाहर भेजने का कोई रास्ता सोचूंगा। ये देखा जा सकता था कि गुड का कदम बेहद जोखिम भरा था। अगर सावधानी नहीं बरती गई, तो वह इस मामले में भी शामिल हो जाएगा। मैसी ने बटलर की तरफ देखा। इस वक्त उसे अभी भी बटलर के फैसले की जरूरत थी। बटलर ने लाल चेहरे वाले गुड की ओर देखा और उन्हें प्रणाम किया। शुक्रिया, यंग मास्टर गुड। आप हमें बचाने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाने को तैयार हैं। यादव परिवार आपके इस काम को हमेशा याद रखेगा। यंग लेडी मैसी, यंग मास्टर गुड सही कह रहे हैं। अब हमें जल्द से जल्द महल छोड़ देना चाहिए। गुड ने सिर हिलाया, ठीक है। तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मोटा आदमी पलटा। जब वह अपनी गाड़ी की तरफ लौटने ही वाला था कि कुछ खूंखार शूरवीर सीधे यादव कैसल की तरफ आ धमके। यूट्यूब द्वारा विज्ञापन। ये ठीक नहीं है। तीरथ अपने आदमियों को यहाँ ले आया है। बस हो गया, अब मैं भी इससे बच नहीं सकता। एक पल में गुड का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखें दहशत से भर गईं। अध्याय 44, महल पर खतरा 2। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल। तीरथ अपने आदमियों के साथ बड़ी ताकत से आया। यादव कैसल में मूल रूप से 200 भारी बख्तरबंद शूरवीर थे, लेकिन प्रैट उन्हें वहां से ले आया।
भारी बख्तरबंद शूरवीरों के अलावा कुछ सामान्य शूरवीर भी वहां मौजूद थे, लेकिन रोहन उनमें से दर्जनों को भी वहां ले आया। इस प्रकार रोहन कैसल की रक्षा अब लगभग शून्य हो गई थी। केवल कुछ सेवक और शूरवीर बचे थे। वे तीरथ को बिल्कुल भी नहीं रोक सकते थे। मार डालो। तीरथ ने पुराने किले की ओर देखा, उसकी निगाहें हत्या के इरादे से भरी थीं। वह सैकड़ों शूरवीरों के साथ यादव किले में घुस गया। बिना कुछ कहे उसने अपनी तलवार उठाई और किले के पहरेदारों और नौकरों पर वार कर दिया। कुछ ही देर बाद हवा में खून की गंध फैल गई। यहाँ तक कि मैसी और हॉल में मौजूद दूसरे लोग भी उस घनी खूनी बदबू को सूंघ सकते थे। मैसी के चेहरे पर उदासी थी, जबकि गुड का चेहरा पीला पड़ गया था। वह धीरे से बुदबुदाया, मैंने तीरथ के इतने निर्दयी होने की कल्पना भी नहीं की थी। ये यादव परिवार का सफाया है। यंग लेडी मैसी, यंग मास्टर गुड, जल्दी से मेरे साथ आओ, वरना तीरथ हमें ढूंढ लेगा, बटलर ने गहरी आवाज में कहा। अब यादव कैसल के पास कोई बचाव दल नहीं था। अगर वे अभी नहीं छिपे तो तीरथ के हाथों मारे जाने का इंतजार था। इसलिए बटलर गुड, मैसी और बड़ी छाती वाली मैडम को सीधे ओल्ड यादव के कमरे में ले आया और जल्दी से स्विच चालू कर दिया। वी रूम। कमरे में एक अंडाकार रास्ता दिखाई दिया। जल्दी से अंदर जाओ। ये तहखाना सर बैरन ने बनवाया था जब उन्होंने सैन्य किले को संदर्भ के तौर पर लिया था। वहां छिपना बहुत सुरक्षित है। तीरथ को कुछ देर में यह नहीं मिलेगा, बटलर ने जोर देकर कहा। मैसी थोड़ी उत्सुक थी। वह यादव कैसल में कई सालों से रह रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां इतना गुप्त तहखाना है। गुड पहले गलियारे में गया, उसके बाद मैसी, बड़ी छाती वाली मैडम और बटलर। जब सब गलियारे में घुस गए तो बटलर ने हल्के से दरवाजा बंद कर दिया। यादव किला लगभग नर्क बन चुका था। हर तरफ खून खराबा था। तीरथ के नेतृत्व वाले शूरवीरों की तलवारों के नीचे सैकड़ों नौकर मारे जा चुके थे। तीरथ हॉल में गया और देखा कि वहां कोई नहीं था। मुझे ढूंढो। रोहन महल में नहीं है, लेकिन मैसी जरूर है। जब मैसी नजर नहीं आई तो तीरथ ने अपने मातहतों को आदेश दिया। उसे तुरंत पता चल गया कि वह छिप गई है। इस प्रकार शूरवीरों ने रोहन कैसल की सावधानीपूर्वक तलाशी ली। रोहन नींद से जागा। उसने पर्दा थोड़ा सा खोला और पाया कि आसमान पहले से ही उजला हो चुका था। हवा में नमी का एहसास था। उसे पता भी नहीं चला कि सुबह हो चुकी थी। मोहन, अब हम कहाँ हैं? रोहन ने मोहन से पूछा। यूट्यूब द्वारा विज्ञापन। मोहन ने हल्के से अपना सिर घुमाया। वह काफी पीला पड़ गया था और उसकी आंखें सूजी हुई लाल थीं। वह बेहद थका हुआ लग रहा था। मोहन नाइट की टुकड़ी के पीछे पीछे रात में भागता हुआ आ रहा था। बेशक अब वह पूरी तरह थक चुका था। युवा मास्टर रोहन, हम शायद 1 घंटे में ब्लैकवाटर सिटी पहुंच जाएंगे, मोहन ने धीरे से कहा। 1 घंटे में? रोहन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। आज ही के दिन महल के मालिक ने सभी रईसों को इकट्ठा किया था। अगर वे उससे एक कदम आगे होते और ब्लैकवाटर सिटी की पूरी स्थिति पर नियंत्रण कर लेते तो इसका अंत अच्छा नहीं होता। रोहन यादव कैसल में सुरक्षा को लेकर अधिक चिंतित थे। हालांकि ये पहले से ही उनकी सबसे तेज गति थी। अब चिंतित होने का कोई फायदा नहीं था। यादव चुपचाप गाड़ी में बैठा रहा और अपनी चेतना में आ रहे बदलावों को देखता रहा। कल उसने अपनी चेतना में जिस बर्फ का अनुकरण किया था उसमें एक रात के बाद पर्याप्त बर्फ तत्व जमा हो गया था। रोहन के अनुमान के अनुसार अब वह लगातार 3 बर्फ फेंक सकता था। 3 बार, ये काफी है। रोहन फ्रॉस्ट के प्रभाव को अच्छी तरह समझ गया था। यह कोई आक्रमण मंत्र नहीं था, बल्कि बस एक बंधन मंत्र था। जब तक इसकी बंधन शक्ति पर्याप्त थी, इसे बार बार इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। हमले के मामले में उसे अभी भी फायरबॉल पर निर्भर रहना पड़ता था। इस बीच महीनों की तैयारी के बाद फायरबॉल की जादुई शक्ति में जबरदस्त इजाफा हो गया था। वह बिना रुके लगभग 20 बार फायरबॉल फेंक सकता था। इसके अलावा उसके पास अभी भी बेल पेंडेंट था जिससे 18 बड़े आग के गोले छोड़े जा सकते थे। ये रोहन का सबसे भरोसेमंद तुरुप का पत्ता भी था जिसका इस्तेमाल वह आसानी से नहीं करता था। इसके अलावा एक रात के आराम के बाद उसकी मानसिक शक्ति भी मूलतः ठीक हो गई थी। मलिन इस समय अपनी सर्वोत्तम स्थिति में था। उम्मीद है मैसी ठीक होगी, रोहन ने धीरे से कहा। उसकी शांत निगाहों में एक तीक्ष्णता झलक रही थी। 1 घंटे बाद उसे ब्लैकवाटर सिटी की ऊंची दीवार दिखाई देने लगी। दूर से देखने पर पता चला कि दीवारों पर तीरंदाज जमा थे, जबकि शहर का दरवाजा कसकर बंद था। अच्छा नहीं है, चर्च स्थानांतरित हो गया है। बूढ़े यादव ने हाथ हिलाया। दौड़ते हुए शूरवीर की टुकड़ी तुरंत रुक गई। उसकी निगाहें चुपचाप ब्लैकवाटर सिटी पर टिकी थीं। जो द्वार अब तक खुल जाना चाहिए था वह बंद ही रहा। शहर का दरवाजा सिर्फ आपात स्थिति में ही बंद किया जाता था। ब्लैकवाटर शहर में अब तक कुछ बदलाव जरूर आ गए होंगे। बूढ़े यादव ने अपना सिर उठाकर दीवार पर खड़े लोगों की तरफ देखा। उनके कपड़ों को देखकर लग रहा था कि वे सिटी डिफेंस ट्रूप के लोग होंगे। सर बैरन, हमें क्या करना चाहिए? जनरल प्रेट भी ओल्ड यादव के पास आ गए और बंद गेट को घूरने लगे। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। हम अभी भी एक कदम पीछे हैं। बूढ़े यादव ने बेबसी से सिर हिलाया। उसका मूल विचार चर्च के जाने से पहले ब्लैकवाटर सिटी लौट जाने का था। हो सकता है उस समय गेट बंद न हुआ हो। हालांकि वह अभी भी एक कदम पीछे था। गेट पर चर्च का नियंत्रण था। बूढ़े यादव ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी आंखें लाल थीं और वह संतुष्ट था। हालांकि फाटक बंद हो चुका था।
अगर उनके पास शहर पर हमला करने के लिए कोई बड़ी मशीन नहीं होती, तो वे शहर का फाटक तोड़ ही नहीं पाते। जब तक कोई ताकतवर जादूगर न हो जो जादू से दरवाजा खोल दे। बूढ़ा यादव ये सोचकर उछल पड़ा। उसे अचानक ब्लैकमून साम्राज्य के ताकतवर जादूगर याद आ गए, जो स्लॉटर हाउस में थे और जहां उन पर एक भयानक जादू हुआ था। सबसे मजबूत किला भी पल भर में उड़ा दिया जा सकता था, इस दरवाजे की तो बात ही छोड़िए। यूट्यूब द्वारा विज्ञापन। जल्दी करो, रोहन को बुलाओ। बूढ़े यादव को तुरंत रोहन की याद आ गई, जो एक जादूगर था। जल्द ही प्रैट रोहन को ओल्ड यादव के पास ले आया। ओल्ड यादव ने गेट की ओर इशारा करते हुए धीमी आवाज में कहा, रोहन, क्या तुम गेट को जोर से खोल सकते हो? अगर तुम नहीं खोल सकते, तो हम शहर में नहीं घुस पाएंगे और हमें बस अपने इलाके में वापस लौटना होगा। मुझे डर है कि तब मैसी और बाकी लोग खतरे में पड़ जाएंगे। बूढ़े यादव ने उत्सुकता से रोहन को देखा। रोहन ने आंखें सिकोड़कर कुछ देर तक देखा। फिर उसने हल्के से सिर हिलाया और शांत स्वर में कहा, मुझे कोशिश करने दो। रोहन को पूरा विश्वास नहीं था कि वह इस मजबूत द्वार को विस्फोट से खोल सकेगा। अध्याय 45। ब्लैकवाटर सिटी में भीषण युद्ध आए। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल। बूढ़े यादव को कुछ शूरवीर मिले। वे हाथों में ढाले लिए हुए गेट के पास पहुंचते हुए रोहन की रक्षा कर रहे थे। चलो कोशिश करते हैं। रोहन ने बस एक विचार से ही मुट्ठी भर आग का गोला फेंका। यह एक सामान्य आग का गोला था। रोहन बस ये परखना चाहता था कि यह दरवाजा वाकई कितना मजबूत है। जाओ। रोहन की चीख के साथ ही आग का गोला तुरंत गेट की ओर उड़ गया। तस्क तस्क तस्क, आग का गोला गेट से टकराया। रोहन ने आग के गोले को फटने नहीं दिया। इतने मजबूत गेट के सामने वह छोटा सा आग का गोला गेट को उड़ा नहीं सकता था, इसलिए अपनी तेज गर्मी से वह गेट में सिर्फ एक छेद ही कर पाया। हालांकि ये द्वार असाधारण रूप से मजबूत था। चूंकि यह शहर में प्रवेश करने का आखिरी रास्ता था, इसलिए इसकी मजबूती भी बेहतरीन थी। इसलिए रोहन के फायरबॉल ने गेट में केवल आधा इंच गहरा छेद छोड़ा, जिससे गेट को जलाना संभव नहीं हो सका। मैं इसे एक बार में नहीं कर सकता। फिर मैं इसे दूसरी और तीसरी कोशिश में कर लूंगा। रोहन ने हार नहीं मानी। हालांकि पहले फायरबॉल काम नहीं करता था, लेकिन गेट पर इसका असर जरूर था। जब तक वह फायरबॉल फेंकता रहेगा, वह उसमें छेद जरूर कर पाएगा। सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा विज्ञापन। स्विश। दो और आग के गोले अविश्वसनीय गति से द्वार की ओर उड़े। जहां पहला गोला जला था, वहीं उन्होंने द्वार को फिर से पिघलाना शुरू कर दिया। उसी क्षण मजबूत द्वार से तरल लोहा टपकने लगा। फर्स्ट, आखिरकार दो आग के गोलों के पिघलने से दरवाजे में मुट्ठी भर का एक छेद जल गया। रोहन के चेहरे पर खुशी के भाव थे। इस समय, चूंकि वह पहले ही 3 आग के गोले फेंक चुका था, अब वह एक बड़ा आग का गोला फेंक सकता था। बड़ा आग का गोला। रोहन जरा भी नहीं हिचकिचाया। हवा से एक विशाल आग का गोला प्रकट हुआ। उसे देखते ही लोगों के दिलों में दहशत फैल सकती थी। स्वूश। बड़ा आग का गोला गेट की ओर तेजी से बढ़ा और गेट पर बने छोटे से छेद पर जाकर गिरा। बूम। विशाल अग्नि गुब्बारे की शक्ति सामान्य अग्नि गुब्बारे से कई गुना ज्यादा थी। इस विस्फोट से एक भयानक शक्ति भी निकली। छेद के किनारों से होते हुए अनंत ऊष्मा तेजी से फैल गई। कुछ ही देर में मजबूत दरवाजे में इंसान की ऊंचाई जितना एक विशाल छेद जलकर राख हो गया। बूढ़ा यादव शुरू से ही सतर्क था। रोहन ने दरवाजा सचमुच खोल दिया था, ये देखकर वह खुशी से भर गया और तुरंत अपनी तलवार उठा ली। उसने चिल्लाकर कहा, शूरवीर की शान में हमला करो। शूरवीर की शान के नाम पर आक्रमण करो। ओल्ड यादव के पीछे 200 भारी बख्तरबंद शूरवीर और 600 सामान्य शूरवीर एक साथ चिल्लाए। उनकी आवाज में हत्या का इरादा भरा हुआ था। वी रूम। ये दौड़ते हुए शूरवीरों की आवाज थी। ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ टूट गया हो और धरती फट गई हो। पूरा शहर का दरवाजा कांप उठा। बूढ़ा यादव आगे आगे घुड़सवार था। उसके चारों ओर एक घनी लपटें उठ रही थीं और उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिरा हुआ लग रहा था। वह बड़ी संख्या में शूरवीरों का नेतृत्व करते हुए उस छेद से होते हुए ब्लैकवाटर शहर में घुस गया। जल्द ही द्वार खुल गया। ओल्ड यादव के नेतृत्व वाली शूरवीरों की टुकड़ी ने द्वार के पास सिटी डिफेंस ट्रूप को जबरदस्त साहस के साथ हरा दिया। सिटी डिफेंस ट्रूप के शूरवीरों में भले ही कुछ युद्ध क्षमता थी, लेकिन उनके पास ओल्ड यादव के नेतृत्व वाले भारी बख्तरबंद शूरवीरों को रोकने का कोई रास्ता नहीं था। यादव शूरवीर की टुकड़ी के पीछे पीछे चला गया। उसे थोड़ी राहत मिली कि उसने उस समय अपने पहले स्पेल मॉडल के रूप में फायरबॉल को चुना था। वरना, चाहे वह फ्रॉस्ट हो या वलविंड, वह गेट को विस्फोट से नहीं खोल सकता था। द्वार पर लड़ाई जल्द ही थम गई। नगर रक्षा दल के अधिकांश शूरवीर भाग गए थे, लेकिन बूढ़ा यादव उनका पीछा नहीं कर रहा था। इसके बजाय वह रोहन के पास गया और गंभीर स्वर में बोला, रोहन, मैं प्रैट को तुम्हारे पीछे आने दे रहा हूं। 300 शूरवीरों को यादव महल में ले आओ और मैसी और बाकियों को बचाओ। मैं बाकी शूरवीरों को कास्टेलन की हवेली ले जाऊंगा और ऑगस्टिन को मार डालूंगा। यूट्यूब द्वारा विज्ञापन। बूढ़ा यादव चच के साथ मिलीभगत करने वाले ऑगस्टिन को आसानी से नहीं जाने देगा। उसे भारी बख्तरबंद शूरवीरों का नेतृत्व करते हुए कास्टेलन की हवेली पर हमला करना था। रोहन ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाया। पिताजी, मैं सिर्फ 100 शूरवीर ही लाऊंगा। आप कैस्टेलन की हवेली जा रहे हैं जहां कड़ी सुरक्षा है। नगर रक्षा दल के ऑगस्टिन के शूरवीर जरूर वहां होंगे। बूढ़े यादव ने इस बात पर सहमत होने से पहले सोचा। फिर वह 700 शूरवीरों को लेकर कास्टेलन के महल की ओर दौड़ पड़ा।
अंकल प्रैट, शूरवीरों को युद्ध के लिए तैयार हो जाने दो। हो सकता है हम मुसीबत में पड़ जाएं। रोहन की आंखों में गंभीरता झलक उठी। यादव कैसल में सैकड़ों नौकरों की हत्या कर दी गई थी। चाहे वे पुरुष हों, महिलाएं हों, बूढ़े हों या बच्चे, वे मौत से नहीं बच पाए थे। कई लाशें जमीन पर बेतरतीब पड़ी थीं। खून की बदबू इतनी फैल गई थी कि दूर से भी कोई उसे सूंघ सकता था। इस समय तीरथ महल में एक कुर्सी पर बैठा था। उसकी भौहें तन गई थीं और चेहरे पर उदासी छाई हुई थी क्योंकि पूरा यादव महल छान मारने के बाद भी उसे सिर्फ नौकर ही मिले थे। मैसी और बाकी लोग कहीं नहीं मिले। क्या ऐसा हो सकता है कि वे भाग गए हों? तीरथ को शक हुआ। फिर उसने अपने मातहत को एक नौकर को अपने पास लाने का आदेश दिया। उसने जमीन पर घुटनों के बल बैठे कांपते नौकर से पूछा, मैसी कहाँ है? नौकर ने तीरथ की ओर देखा और सावधानी से उत्तर दिया, मैं वास्तव में नहीं जानता कि यंग लेडी मैसी कहाँ है। पता नहीं। तीरथ उठा और तलवार उठाई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने नौकर की छाती में एक ही वार कर दिया। अगला लाओ। तीरथ ने एक क्रूर मुस्कान दी, फिर अपने अधीनस्थ को एक और नौकरानी लाने दिया। ये नौकरानी फर्श पर ढेरों लाशें देखकर सचमुच डर गई। तीरथ के पूछने का इंतजार किए बिना उसने हकलाते हुए कहा, मैंने बटलर को यंग लेडी मैसी और बाकियों को सर बैरन के कमरे में लाते देखा। अच्छा, रास्ता दिखाओ। तीरथ तुरंत खड़ा हो गया और दासी को आगे चलने दिया। जल्द ही तीरथ बैरन ओल्ड यादव के कमरे में पहुंच गया। उसने इधर उधर देखा और ठंडी मुस्कान दी। वे इसी कमरे में छिपे होंगे। तलाशी लो। तुरंत ही कई शूरवीर ओल्ड यादव के कमरे में आ गए और पूरे स्थान की तलाशी लेने लगे। उसी समय मैसी और बाकी लोग जो बेसमेंट में इंतजार कर रहे थे, बेसमेंट के प्रवेश द्वार के पास पहुंच गए थे। वे दीवार से सटकर खड़े हो गए और दीवार के दूसरी तरफ से धीमी धीमी पदचापें सुनाई देने लगीं। सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा विज्ञापन। मैसी और बटलर ने एक दूसरे को देखा। मैसी ने बिना कोई आवाज किए अपनी तलवार भी म्यान से निकाल ली। तलवार थामे हुए उसने गहरी सांस ली। उसने युद्ध की तैयारी पूरी कर ली थी। उनमें से युद्ध क्षमता वाला एकमात्र व्यक्ति मैसी था। हालांकि ओल्ड यादव का उपकरण गुप्त था, तीरथ उसे ढूंढने के लिए कई लोगों को साथ लाया था और वे उसे जल्द ही पा लेंगे। उस समय भागने की कोशिश में वे केवल मर ही सकते थे। बटलर, अगर तीरथ को बाद में दरवाजा मिल गया तो मैं उसे रोक दूंगी। माँ और गुट को यादव कैसल से बाहर ले आओ, मैसी ने धीमी आवाज में कहा। इस समय वह थोड़ी उदास थी। अगर वह एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन बन जाती तो भी उसके बचने की थोड़ी बहुत संभावना होती। कम से कम वह बटलर द्वारा उसकी माँ और गुट को भागने से बचाने के लिए तो तैयार हो सकती थी। हालांकि जब वे तीरथ को मिल गए तो उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। बूम! अचानक यादव कैसल की पूरी जमीन हिल गई। दीवार पर जमी धूल उड़कर जमीन पर गिर गई। क्या हो रहा है? तीरथ ने थोड़े बदले हुए भाव के साथ अपना सिर उठाया। उसकी नजर सीधे विल्सन कैसल से बाहर चली गई। अध्याय 46, ब्लैकवाटर सिटी 2 में भीषण युद्ध। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल। रोहन घुड़सवारी में माहिर नहीं था, इसलिए वह गाड़ी में बैठ गया। उसने पर्दा खींचा और सीधे सामने देखने लगा। यादव किला दूर से ही दिखाई दे रहा था। अचानक ठंडी हवा चलने पर उसे खून की एक गहरी गंध आई। रोहन के चेहरे पर भाव बदल गए और वह तुरंत गाड़ी से कूद पड़ा। उसने प्रैट से कहा, अंकल प्रैट, पहले रुकते हैं। इस समय खून की बदबू ने प्रैट को भी अपनी चपेट में ले लिया था। उसका चेहरा गंभीर हो गया। इस दिशा में, ये रोहन कैसल है। बदबू की दिशा पहचान लेने के बाद रोहन अब और इंतजार नहीं कर सका। वह आगे बढ़ा और एक ही सांस में यादव किले के सामने पहुंच गया। अपनी वर्तमान स्थिति में उसने किले में कई भयानक लाशें पड़ी देखीं। वे वही नौकर और पहरेदार थे जिनसे वह यादव किले में अच्छी तरह परिचित था। धिक्कार है, रोहन ने गाली दी। प्रैट के साथ वह महल में घुस गया। रोहन, तुम मरे नहीं थे। तुम वापस भी आए। तीरथ अपने आदमियों को जल्दी से महल से बाहर लाया और रोहन से मिला। दोनों पक्षों ने अपनी तलवारें खींच ली थीं। माहौल तनावपूर्ण था। तेराथ, मैसी कहाँ है? रोहन का चेहरा गंभीर था। उसने जमीन पर पड़े शवों को देखा, लेकिन मैसी का शव नहीं मिला। तीरथ ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने उत्साह का भाव दिखाया। उसने जल्दी से रोहन की ओर इशारा करते हुए बगल में खड़े सफेद वस्त्रधारी चांदी के कवच पहने आदमियों से कहा, दो रक्षक तलवारबाज, ये विल्सन का बेटा है। ये दोनों सफेद वस्त्रधारी जादूगर जेसन के भेजे हुए तलवारबाज रक्षक थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और गहरी आवाज में चिल्लाए, इसे मार डालो। तुरंत ही संरक्षक तलवारबाज ने सफेद रोशनी बिखेरी। आश्चर्यजनक रूप से वे दो प्रथम स्तरीय प्रकाश तलवारबाज थे। वे सीधे रोहन पर निशाना साधते हुए आए। यादव कैसल के चारों ओर लाशों का भयानक मंजर देखकर रोहन पहले से ही हत्या के इरादे से उबल रहा था। उसकी निगाहें तीरथ पर घातक रूप से घूर रही थी। उसने संरक्षक तलवारबाजों पर एक नजर भी नहीं डाली। मेरे रास्ते से हट जाओ। रोहन ने तीरथ की ओर एक लंबा कदम बढ़ाया। यूट्यूब द्वारा विज्ञापन। चूंकि उसने रहस्यमयी उभरी हुई मूर्ति की मुद्रा का अभ्यास किया था, इसलिए उसकी शारीरिक विशेषता किसी प्रथम स्तरीय तात्विक तलवारबाज से कम नहीं थी, बल्कि संभवतः उससे भी ज्यादा शक्तिशाली थी। इसलिए उसकी गति अद्भुत थी। कुछ कदमों में ही कुछ मीटर की दूरी तय हो जाती थी। संरक्षक तलवारबाजों ने थोड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। उन्हें लग रहा था कि रोहन कोई मौलिक तलवारबाज नहीं था, लेकिन उसकी शारीरिक विशेषताएं उनकी कल्पना से परे थीं।
हालांकि अगली घटना ने उन्हें और भी हैरान कर दिया। रोहन ने अपने हाथ मोड़े और उसके हाथों में अचानक मुट्ठी भर 2 लपटें प्रकट हो गईं। स्वूश! रोहन ने अपनी उंगली से इशारा किया और आग के गोले हल्के से चमक उठे और हवा में परछाइयां बनाते हुए निकल पड़े। अविश्वसनीय गति से वे सीधे संरक्षक तलवारबाजों की ओर बढ़े। अच्छा नहीं है, ये दुष्ट विधर्मी का जादू है। संरक्षक तलवारबाज अब भी ज्ञानी माने जाते थे। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि रोहन द्वारा छोड़े गए आग के गोले कोई जादू थे, लेकिन आग के गोलों से बचने में वे बहुत देर कर चुके थे। रोहन की मानसिक शक्ति के विकास के साथ साथ उसने धीरे धीरे अग्निगोलक पर नियंत्रण करना सीख लिया था। उसका अग्निगोलक अपनी इच्छानुसार छाया की तरह आ जा सकता था। एक बार अग्निगोलक फेंके जाने के बाद तीसरे स्तर का तत्व तलवारबाज भी उसे चकमा नहीं दे सकता था। फिर 2 प्रथम स्तर के तत्व तलवारबाज उसे कैसे चकमा दे सकते थे? बैंग बैंग! 2 आग के गोले रक्षक तलवारबाजों की छाती पर जोरदार तरीके से गिरे। उनका हल्का कवच आग के गोलों की भयानक गर्मी से उनका बचाव नहीं कर सका। इस प्रकार आग के गोले से उनकी छाती में एक रक्तरंजित छेद हो गया। उनके भीतर का प्रकाश तत्व तुरंत लुप्त हो गया, जबकि उनके शरीर भारी होकर जमीन पर गिर पड़े। ये पलक झपकते ही हो गया। 2 शक्तिशाली रक्षक तलवारबाज मारे गए, जबकि रोहन का शरीर रुका तक नहीं और तीरथ की ओर तेजी से बढ़ता रहा। तीरथ तो पहले से ही अचंभित था। उसके बगल में खड़े शूरवीर भले ही डरे हुए थे, बहादुरी से उसके सामने खड़े होकर तीरथ की रक्षा के लिए तैयार थे। इन शूरवीरों के लिए, जो मौलिक तलवारबाज भी नहीं थे, रोहन ने अपनी जादुई शक्ति बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई। उसने तीरथ के बगल वाले शूरवीरों पर अपने हवा जैसे तेज मुके से हमला किया। रोहन की शारीरिक विशेषताएं प्रथम स्तरीय मौलिक तलवारबाज के सर्वोत्तम गुणों के लगभग बराबर थीं। स्वाभाविक रूप से शूरवीरों को हराना आसान था। अरे, अब तीरथ की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। रोहन की नजर तीरथ पर पड़ी। तेराथ, मैसी कहाँ है? रोहन ने कदम दर कदम तीरथ के पास पहुंचकर ठंडे स्वर में पूछा। उसी समय एक भयानक गर्मी उगलता हुआ आग का गोला हवा में प्रकट हुआ और चुपचाप हवा में तैरने लगा। इस आग के गोले को देखकर तीरथ का चेहरा पीला पड़ गया और वह डर से रोहन को घूरने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। जब रोहन ने तीरथ को पकड़ना चाहा और उससे पूछताछ की, तो कई शूरवीर अचानक महल में आ गए और मलिन पर हमला करते हुए चिल्लाने लगे। तीरथ 200 शूरवीरों को लेकर आया था। संख्या में, ये संख्या रोहन द्वारा लाए गए शूरवीरों की संख्या से ज्यादा थी। हालांकि उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। हमलावर शूरवीरों को देखकर उसकी निगाहों में हत्या के इरादे का एक ठंडा संकेत उभर आया। विस्फोट! रोहन ने आगे खड़े कुछ शूरवीरों की ओर इशारा किया और तैरता हुआ आग का गोला तेजी से आगे की ओर उड़ गया। फिर रोहन की मनःशक्ति के अनुसार वह फट गया। मुट्ठी जैसे आग के गोले ने जोरदार प्रहार किया। जो शूरवीर उसके सबसे करीब थे, वे सीधे उड़कर जमीन पर गिर पड़े, उनके कवच पूरी तरह टूट गए। इस बीच दूर खड़े शूरवीर आग के गोले के फटने के बाद बची हुई लपटों में जल गए। वे सब जमीन पर लेट गए और दर्द से चीखने लगे। उसी समय प्रेट ने भी अपनी तलवार निकाल ली। जोर से चीखते हुए वह 100 शूरवीरों को लेकर तीरथ के शूरवीरों की ओर दौड़ा। हालांकि वे संख्या में कम थे, फिर भी उनका हौसला बुलंद था। इसके अलावा उन्हें रोहन के अग्निगोल का भी साथ मिला हुआ था। उन्होंने बड़ी ताकत से तीरथ के शूरवीरों को परास्त कर दिया, जिससे उनके कई सैनिक हताहत हुए। यादव महल से केवल कुछ ही लोग भागे। सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा विज्ञापन। यादव किला तीरथ के शूरवीरों और महल के सेवकों के शवों से पट गया था। कई शव एक साथ पड़े थे, जिससे पूरा यादव किला एक जीवित नर्क में तब्दील हो गया था। युवा मास्टर रोहन। प्रेट तेज कदमों से आगे बढ़ा। उसका कवच पहले ही चटक लाल हो चुका था। उसका चेहरा भी खून से सना हुआ था। पता नहीं चल रहा था कि खून प्रेट का था या उसके दुश्मन का। क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? यंग मास्टर रोहन, मैंने हर जगह देख लिया है। यंग लेडी मैसी, बटलर और मैडम की लाशें पूरे महल में कहीं नहीं मिली। प्रेट मुस्कुराया। जब तक उन्हें शव नहीं मिले, तब तक ये साबित हो गया कि मैसी और अन्य लोग अभी भी जीवित हैं। तीरथ इस समय जमीन पर लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर राख जैसी चमक थी, क्योंकि वह रोहन का बंदी बन चुका था। रोहन ने तीरथ की तरफ देखा और उस पर एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। उसने मुड़कर प्रात से कहा, अंकल प्रात, मैं तीरथ को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। हे, निश्चिंत रहो यंग मास्टर रोहन। यादव कैसल की 148 जाने। मैं उससे कर्ज वसूल करूंगा। तीरथ के रक्तरंजित चेहरे पर भी एक भयानक मुस्कान उभर आई। रोहन को अब तीरथ की कोई परवाह नहीं थी। वह सीधा ओल्ड यादव के कमरे की ओर चल पड़ा। उसने मन ही मन अंदाजा लगा लिया था कि मैसी और बाकी लोग कहाँ छिपे हैं। कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? मैसी, जो अभी भी तहखाने में छिपी हुई थी, ने धीरे से पूछा। उसने पहले भी वहां से कदमों की आहट सुनी थी, लेकिन वे अचानक गायब हो गए थे। बटलर ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, युवती मैसी, हमें थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए। हो सकता है कि कुछ बदलाव हुए हों और वे अस्थायी रूप से चले गए हों। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यहाँ रहना ही सबसे सुरक्षित है। मैसी ने भी सिर हिलाया। उसका दिल जो गले तक आ गया था, धीरे धीरे शांत हो गया था। हर बार ठीक इसी समय मैसी के सामने तहखाने का प्रवेश द्वार धीरे से खुला। अच्छा नहीं है, हम मिल गए। मैसी ने गहरी सांस ली, फिर अपनी तलवार ऊपर उठाई। वह उनकी जान बचाने के लिए लड़ेगी। एक आकृति धीरे धीरे गलियारे में घुसी। मैसी ने अब और देर नहीं की।
जैसे ही रास्ता खुला, उसकी तलवार भी उस आकृति पर जोर से वार करने लगी। अध्याय 47 ब्लैकवाटर सिटी 3 में भयंकर युद्ध। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल। कैस्टेलन के भवन में 6 रईस एक के बाद एक हॉल में प्रवेश करते हैं। कैस्टेलन ऑगस्टाइन और बैरन राममोहन पहले से ही हॉल में इंतजार कर रहे थे। उन 6 लोगों को देखकर ऑगस्टाइन तुरंत खड़े हो गए। सब लोग बैठ जाए। आज मैंने ब्लैकवाटर सिटी के एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा के लिए सबको यहाँ बुलाया है। क्या आप लुटेरों की बात कर रहे हैं, सर कास्टेलन? हमें नहीं पता कि ये लुटेरे कहाँ से आ रहे हैं। वे अचानक प्रकट होते हैं और हमारे इलाके पर हमला कर देते हैं। हमने इलाके की रक्षा के लिए अपने शूरवीरों को पहले ही भेज दिया है। फिलहाल कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, बैरन परमान ने कहा। उसके बगल में खड़े बैरन राममोहन ने आंखें सिकोड़कर बैरन परमान की तरफ देखा। उसकी निगाहों में एक ठंडी, जानलेवा मंशा झलक रही थी। उस समय उसने तीरथ के नाम पर बैरन परमान की बेटी रिया का हाथ मांगा था। आखिरकार बैरन परमान ने रिया की सगाई रोहन से करवाने का फैसला किया। और उसने ये सब तब किया जब ब्लैकवाटर सिटी के ज्यादातर कुलीन परिवार वहां मौजूद थे। बैरन राममोहन बैरन परमान और ओल्ड यादव से बेहद नफरत करता था। हे बैरन परमान, कास्टेलन ने आज सबको यहाँ डाकू वाले मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा नहीं किया था। राममोहन ऊंची आवाज में ठंडी हंसी। बैरन परमान के चेहरे के भाव बदल गए। फिर उन्होंने कैस्टेलन ऑगस्टिन की ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा, सर कैस्टेलन, आपने हमें यहाँ इस बारे में बात करने के लिए तो नहीं इकट्ठा किया था कि हम लुटेरों से कैसे निपटें? कास्टेलन ऑगस्टिन उदासीन लग रहे थे। उन्होंने राममोहन की ओर एक नजर डाली। राममोहन के बीच में बोलने से असंतुष्ट लग रहे थे। फिर भी उन्होंने धीरे से कहा, नहीं, मैंने यहाँ सबको डाकू वाले मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा नहीं किया है। कुछ देर रुकने के बाद ऑगस्टिन ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन बैरन परमान अचानक उठ खड़े हुए। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, चूंकि मामला लुटेरों का नहीं है, तो पहले मैं विदा लेता हूँ। मुझे अभी भी इस इलाके के कुछ काम निपटाने हैं। बैरन परमान के चेहरे पर गंभीरता थी और वह जाने के लिए मुड़े। हालांकि जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, नगर रक्षा दल के कुछ शूरवीरों ने उसे तुरंत रोक लिया। उनकी तलवारें ठंडी चमक बिखेर रही थीं। सिर्फ बैरन परमान ही नहीं, दूसरे रईसों के चेहरे पर भी थोड़ा बदलाव आया। हैसियत के लिहाज से वे सभी बैरन थे और ऑगस्टिन के बराबर थे, बस ऑगस्टिन ही महल का सरदार था, इसलिए शहर में उसका प्रभाव ज्यादा था। अब जबकि उन्होंने बैरन परमान को बलपूर्वक जाने से रोक दिया था, तो इसे पहले से ही एक गंभीर चुनौती माना जा रहा था। ऑगस्टिन, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? बैरन परमान ने गुस्से में ऊंची आवाज में पूछा। ऑगस्टिन के चेहरे पर उदासी छा गई। तभी बैरन राममोहन खड़े हुए और ठंडे स्वर में बोले, सर कास्टेलन, चूंकि आपके लिए ये कहना असुविधाजनक है, इसलिए मुझे ये काम करने दीजिए। दरअसल यह आसान है। सर कास्टेलन और मैं पहले ही ईश्वर की गोद में लौट चुके हैं और चर्च के सदस्य बन गए हैं। चर्च प्रकाश के ईश्वर की इच्छा का पालन करेगा और शाही परिवार का स्थान लेकर राज्य का स्वामी बनेगा। अब चुनने की बारी आपकी है। बैरन राममोहन के शब्द बहुत प्रभावशाली थे। बैरन परमान और अन्य लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी निगाहें कैस्टेलन ऑगस्टिन की ओर घुमाई। ऑगस्टिन, क्या राममोहन सच बोल रहा है? तुम चच गए हो? बैरन परमान ने सख्त लहजे में उससे पूछा। राममोहन की ओर ऑगस्टिन की निगाहों में थोड़ा अफसोस झलक रहा था, लेकिन वह स्पष्ट था कि यदि वह ब्लैकवाटर सिटी में अपने भविष्य की सामाजिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है तो उसे जादूगर जेसन द्वारा बताई गई बातों को पूरा करना होगा। ये सोचकर ऑगस्टिन केवल सिर हिलाकर हल्के से बोला, प्रकाश का चर्च ईश्वर की इच्छा का पालन करेगा और शाही परिवार का स्थान लेगा। ये पहले से ही एक तथ्य है। हो सकता है कि आपको अभी तक ये खबर न मिली हो, लेकिन राज्य के अधिकांश हिस्से पहले से ही चर्च के नियंत्रण में हैं। इसलिए आपको अपना चुनाव करना चाहिए। जादूगर जेसन अब कैस्टेलन के महल में है। उसने कहा है कि अगर आप ईश्वर की गोद में लौटने को तैयार हैं, तो वह आपकी पिछली गलतियों पर ध्यान नहीं देंगे और आपको चर्च का सदस्य बनने की अनुमति देंगे। जैसे ही ऑगस्टिन ने अपनी बात समाप्त की, सैकड़ों की संख्या में सिटी डिफेंस ट्रूप के शूरवीर दौड़े और हॉल में घुस गए तथा बैरन परमान और अन्य लोगों को शत्रुतापूर्ण दृष्टि से देखने लगे। कई रईस चुप हो गए थे। थोड़ी देर बाद बैरन परमान ने अचानक अपनी तलवार निकाली और व्यंग्यात्मक ढंग से हंसे, ऑगस्टिन, उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने ऑगस्टिन परिवार को तुम्हारी बैरन की उपाधि दी है। ऑगस्टिन का चेहरा गहरा गया और उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बैरन परमान, ऑगस्टिन परिवार के पूर्वजों ने युद्ध में बैरन की उपाधि के लिए लड़ाई लड़ी है। ये किसी ने नहीं दी। बैरन राममोहन ने बैरन परमान को घूरते हुए कहा, बैरन परमान, क्या आप अब भी यही सोच रहे हैं कि यादव आपकी जान बचाने आएगा? हे, मुझे अब आपको बताने में कोई आपत्ति नहीं है। ब्लैकवाटर सिटी के आसपास के कस्बों पर हमला करने वाले लुटेरे चर्च के संरक्षक तलवारबाजों का वेश धारण करते हैं। मुझे डर है कि यादव, जिस पर आपने उम्मीद लगाई है, अब कभी वापस नहीं आएगा। यादव, क्या वह सचमुच मर गया है? बैरन परमान थोड़े उदास लग रहे थे। वे ओल्ड यादव के बहुत करीब थे और उनका रिश्ता भाइयों जैसा था। यादव की दुखद खबर सुनकर वे खुद को उदास महसूस करने से नहीं रोक पाए। सभी लोगों, अब समय आ गया है कि आप अपना निर्णय लें। ऑगस्टिन के चेहरे पर उदासी छा गई। अचानक उनके आसपास मौजूद सिटी डिफेंस ट्रूप के शूरवीर पहले से भी ज्यादा खतरनाक दिखाई देने लगे। क्या हमारे पास कोई विकल्प है? काफी देर बाद एक सरदार ने बेबसी से पूछा।
उसने अपनी तलवार खुशी से नीचे रख दी। ऑगस्टिन को खुशी का एहसास हुआ। अचानक जब वह कुछ कहने ही वाला था तो पूरी जमीन हल्के से कांप उठी। उसे कैस्टेलन की हवेली के बाहर से आती चीखों की एक श्रृंखला की धीमी आवाज सुनाई दी। शूरवीर की शान के नाम पर आक्रमण करो। शूरवीर की शान के नाम पर आक्रमण करो। डॉट डॉट डॉट। समय के साथ चीखें स्पष्ट होती गईं और एक कठोर वातावरण बन गया। ये यादव है। यादव यहाँ है। सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा विज्ञापन। नारों की आवाज सुनकर बैरन परमान तुरंत उत्तेजित हो गए। ये नारा उन्हें बहुत जाना पहचाना लग रहा था। हर बार जब यह नारा लगता तो यादव और उसके भारी बख्तरबंद शूरवीरों के आने का संकेत मिलता। अच्छा नहीं, ये यादव के भारी बख्तरबंद शूरवीर हैं। ऑगस्टिन और बैरन राममोहन ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने हैरानी जताई। उन्होंने जादूगर जेसन से सीधे सुना था कि यादव उसके इलाके में मारा गया है। हालांकि जाहिर है कि विल्सन ही था जिसने अपने भारी बख्तरबंद शूरवीरों को लेकर कैस्टेलन की हवेली पर हमला किया था। ब्लैकवाटर सिटी के रईस ही अच्छी तरह जानते थे कि यादव के भारी बख्तरबंद शूरवीर कितने भयानक थे। हजारों सिटी डिफेंस ट्रूप शूरवीरों के होते हुए भी वे यादव के भारी बख्तरबंद शूरवीरों से बचाव नहीं कर सकते थे। जल्दी करो, जादूगर जेसन को सूचित करो। ऑगस्टिन ने पहले घंटे में ही जादूगर जेसन के बारे में सोचा और तुरंत पीछे की ओर चलने के लिए तैयार हो गया। टकराना। हॉल का दरवाजा जोरदार झटके से चकनाचूर हो गया। काला कवच पहने एक हट्टा कट्टा आदमी सीधे हॉल में घुस आया। उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिरा हुआ था। उसकी तलवार से लाल खून की बूंदें टपक रही थीं। एक हिंसक आभा उसके पूरे शरीर में भर गई। वह आदमी ओल्ड यादव था। वह हॉल में घुसा और भीड़ को घूरने लगा। ऑगस्टिन, बैरन राममोहन, बैरन परमान और अन्य लोगों को देखकर वह मुस्कुरा उठा। लगता है मैं बहुत देर से नहीं आया हूँ। बूढ़े यादव की आवाज थोड़ी भारी थी जब वह अपनी तलवार थामे आगे बढ़ रहा था। अध्याय 48। बहुत कमजोर। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल। यादव कैसल में मैसी तहखाने का दरवाजा खुलते ही उसके प्रवेश द्वार पर नजर गड़ाए बैठी थी। ठीक उसी क्षण उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे के बाहर खड़ी आकृति पर तलवार से वार कर दिया। तलवार की गति तेज थी लेकिन आकृति उससे भी तेज थी। उसने तुरंत मैसी का हाथ पकड़ लिया। मैसी, यह मैं हूं। जानी पहचानी आवाज और आकृति ने मैसी को कुछ देर के लिए स्तब्ध कर दिया। उसकी जगह मोटा गुट था जो मिश्रित भावनाओं से भरा हुआ था और अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से बोला, रोहन, हाहा, मुझे नहीं लगा कि तुम हो। अगर तुम जल्दी नहीं आए तो मुझे डर है कि हम इस झंझट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तीरथ कहाँ है? गुट ने इधर उधर देखा लेकिन तीरथ के आदमियों में से कोई भी उसे नजर नहीं आया। उसे यह अजीब लगा। उसने अपनी आंखों से देखा कि तीरथ सैकड़ों शूरवीरों को महल में ले आया था। गुट, तुम यहाँ क्यों हो? रोहन ने अजीब भाव से गुट को देखा। बटलर आगे आया और समझाया, यंग मास्टर रोहन, इस बार सब यंग मास्टर गुट की बदौलत है। अगर उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर हमें खतरे के बारे में नहीं बताया होता तो हम अब तक मर चुके होते। रोहन ने इस बार गुट को ऊपर से नीचे तक गंभीरता से देखा और गंभीरता से कहा, गुट, मैं आभारी हूं कि तुमने मैसी को सचेत कर दिया। इस समय यादव कैसल के लोगों को सचेत करना बहुत जोखिम भरा था। एक बार वह मिल गया तो उसे पूरे डिग्लैंड परिवार के साथ बांध दिया जाएगा। फैटी गुट ने अपने हाथ मले और जल्दी से सिर हिलाया। उसने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, दरअसल कुछ खास नहीं है। तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारी मदद कैसे न करूं। खैर, आखिरकार मैं भी कुछ खास नहीं कर पाया। अब तक गुट डरा हुआ था। उसने न सिर्फ ज्यादा मदद नहीं की बल्कि खुद को भी इस मुसीबत में फंसा लिया था। मैसी भी सदमे से उबर चुकी थी और उसने यादव को ऊपर से नीचे तक देखा। जब उसे पता चला कि यादव को कोई चोट नहीं आई है तो उसने राहत की सांस ली और धीमी आवाज में पूछा, रोहन, क्या तुम पापा के साथ वापस आ गए? वो कहाँ हैं? रोहन ने उसे मौजूदा स्थिति बताई। पिताजी कैस्टेलन की हवेली गए हैं जबकि अंकल प्रैट और मैं अपने आदमियों को महल में ले आए हैं। हमें पता चला कि तुम महल में पड़ी लाशों के बीच नहीं हो, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि तुम तहखाने में हो। तभी बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। जनरल प्रैट जल्दी से अंदर आया और रोहन से बोला, युवा मास्टर रोहन, किले में मौजूद दुश्मनों का सफाया हो गया है। बस कुछ ही शूरवीर भागे हैं। यहाँ शायद सुरक्षित नहीं है। हमें गेट पर जाकर सर बैरन का इंतजार करना चाहिए। जनरल प्रैट खून से सने हुए थे। उनका खूबसूरत चांदी जैसा सफेद कवच अब खून से रंगा हुआ था। उनके पूरे शरीर से खून की बदबू आ रही थी जिससे दूसरों में डर पैदा हो रहा था। रोहन, क्या तीरथ भाग गया है? गुट ने संदेह से पूछा। हे, तीरथ कैसे भाग सकता है? उसे यंग मास्टर रोहन ने पकड़ लिया है और मैंने अभी अभी अपने हाथों से उसकी जान ले ली। प्रैट ने एक क्रूर मुस्कान दी। जाहिर था कि उसने तीरथ को मरने से पहले हर तरह से प्रताड़ित करने के लिए कोई क्रूर तरीका अपनाया होगा। रोहन ने उसे पकड़ लिया। गुट ने अजीब से भाव से रोहन को घूरा। उसे बस इतना एहसास हुआ कि रोहन पहले से अलग लग रहा था। उसकी आंखों में हर समय एक तरह का आत्मविश्वास झलक रहा था। पहले चलें, गेट पर जाकर फादर से मिलें। रोहन इस सवाल पर ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता था, इसलिए वह उन्हें यादव कैसल से बाहर ले आया। लेकिन जैसे ही वह हॉल में पहुंचा, मैसी, गुट और बाकी लोगों ने जमीन पर लाशें पड़ी देखीं। खून की तेज बदबू ने मैसी का चेहरा पीला कर दिया था। मोटा आदमी तो फिर भी बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन जब उसने तीरथ की लाश देखी तो उससे रहा नहीं गया।
डर के मारे उसकी उल्टी हो गई। तीरथ का शरीर जमीन पर पड़ा था, उसकी हालत विकृत थी। कोई भी देख सकता था कि उसे जिंदा रहते हुए कितनी भयानक यातनाएं झेलनी पड़ी थी। रोहन ने प्रैट की तरफ एक नजर डाली, जबकि प्रैट सिर्फ उपहास करता रहा। प्रैट को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। जब वह ओल्ड यादव के साथ स्लॉटर हाउस में था तो उसने ऐसे दृश्य देखे थे जो इससे 100 गुना ज्यादा क्रूर थे। रोहन और बाकी लोग बिना समय गंवाए महल से बाहर निकल गए। कई शूरवीर बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। रोहन ने भीड़ पर नजर डाली और पाया कि उसके साथ सिर्फ 60 शूरवीर थे। तीरथ से लड़ाई के दौरान हालांकि रोहन के मंत्र उनके पक्ष में थे, फिर भी उसने लगभग 40 शूरवीरों को खो दिया था। ये सोचकर रोहन ओल्ड यादव की चिंता किए बिना नहीं रह सका। कैस्टेलन की हवेली की सुरक्षा इससे कहीं ज्यादा कड़ी होगी। हजारों सिटी डिफेंस ट्रूप के शूरवीर कैस्टेलन की हवेली के चारों ओर तैनात थे। भले ही ओल्ड यादव के भारी भरकम बख्तरबंद शूरवीर अविश्वसनीय हों, फिर भी उन्हें काफी नुकसान होगा। जल्दी से शहर के फाटक पर यूट्यूब द्वारा विज्ञापन। रोहन तुरंत शेष शूरवीरों को शहर के द्वार पर ले आया। मैसी, बड़ी छाती वाली मैडम और बटलर को गाड़ी में बिठाने के बाद रोहन ने मुड़कर प्रैट से कहा, अंकल प्रैट, आप यहीं रहें और मैसी और मैडम की रक्षा करें। मुझे पिताजी की स्थिति की थोड़ी चिंता है, इसलिए मैं तुरंत कैस्टेलन की हवेली जाना चाहता हूँ। प्रैट ने कुछ देर सोचा। जब उसे रोहन की जादूगरनी वाली पहचान याद आई तो उसने सोचा कि रोहन की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, इसलिए उसने सिर हिलाया। युवा मास्टर रोहन, निश्चिंत रहें। मैं युवा महिला और महोदया की रक्षा जरूर करूंगा। रोहन को घोड़े की सवारी नहीं आती थी, इसलिए उसने एक शूरवीर से उसे कैस्टेलन के महल तक लाने को कहा। जब वह जाने ही वाला था तो मैसी ने गाड़ी से अपना सिर बाहर निकाला और जल्दी से उससे कहा, रोहन, वहां जाने से तुम्हें क्या फायदा? पिताजी भारी कवचधारी शूरवीरों की सुरक्षा में हैं। वे जरूर ठीक होंगे। अगर तुम गए तो पिताजी के लिए सिर्फ परेशानी ही खड़ी करोगे, मुसीबत खड़ी करोगे। रोहन ने मैसी को अजीब नजरों से देखा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि मैसी और बाकी लोग उसकी जादूगरनी होने की पहचान नहीं जानते। इसलिए उसके मुंह पर एक मुस्कान आ गई और उसने बेपरवाही से शहर के दरवाजे की ओर इशारा किया। बूम! शहर के द्वार पर एक आग का गोला टूटकर गिरा। द्वार, जो पहले से ही टूट रहा था, उसमें एक छेद हो गया। फिर मैसी के आश्चर्य को नजरअंदाज करते हुए रोहन ने अपने शूरवीर को उसे कैस्टेलन के भवन में ले जाने दिया। यह मैसी और गुडमोटी दीवारों वाले गेट के बड़े से छेद को मुंह बाए देखते रहे। वे काफी देर तक एक शब्द भी नहीं बोल पाए। कास्टेलन की हवेली में बूढ़ा यादव ऑगस्टिन की ओर कदम दर कदम बढ़ रहा था। उसके पूरे अस्तित्व का आभामंडल किसी भारी चट्टान की तरह सब पर दबाव डाल रहा था। प्रभावशाली आभा, क्या आप तीसरे स्तर के मौलिक तलवारबाज बनने के करीब हैं? ऑगस्टिन ने बूढ़े यादव की निराकार प्रभावशाली हवा को महसूस करने के बाद कड़वी मुस्कान के साथ पूछा। केवल तीसरे स्तर के एलिमेंटल तलवारबाज और उससे ऊपर के लोग ही संभवतः आभा को समझ सकते हैं और अपने दुश्मन को दबाने के लिए तत्व की आभा का उपयोग कर सकते हैं। यादव, अगर तुम आज लौट भी गए तो क्या होगा? चच शाही परिवार की जगह ले लेगा। मौजूदा हालात तो यही कह रहे हैं। आज यहाँ लौटना ही तुम्हारी जान ले लेगा। ऑगस्टिन, तुम्हें विनम्र होने की जरूरत नहीं है। हम दोनों ही दूसरे दर्जे के एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन हैं। हमें उससे क्यों डरना चाहिए? बैरन विंगल्ड ने जल्दी से अपनी तलवार निकाली और उसके पूरे शरीर से एक मिट्टी जैसी पीली रोशनी निकली। ये पृथ्वी तत्व का प्रकाश था। वह दूसरे दर्जे का पृथ्वी तलवारबाज था। पृथ्वी तलवारबाज रक्षा में माहिर होता है। तीसरे स्तर के एलिमेंटल तलवारबाज को दूसरे स्तर के पृथ्वी तलवारबाज को हराने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। इस तरह बैरन राममोहन को ओल्ड यादव का डर नहीं था। उसने अपनी तलवार दोनों हाथों से थाम ली और ओल्ड यादव के ठीक सामने रुक गया। बूढ़ा यादव आग की लपटों में घिरा हुआ था। बैरन राममोहन को देखकर उसकी आंखों में एक तरह का उपहास उभर आया। ज्वाला चीर दो। बूढ़ा यादव आगे बढ़ा। एक अलंकृत तलवार बैरन राममोहन पर ऊपर से नीचे तक सीधे वार कर रही थी। जैसे ही बैरन राममोहन तैयार हुआ, उस पर मिट्टी जैसा पीलापन पहले से ही अपने चरम पर था। टकराना। राममोहन अविश्वास से ओल्ड विल्सन को घूर रहा था। एक ही झटके में ओल्ड यादव ने उसे उड़ा दिया था। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके पास पलटवार करने का कोई मौका ही नहीं था। बैरन राममोहन और ओल्ड यादव कई सालों से लड़ते रहे थे। उसे पहली बार इतनी निराशा महसूस हो रही थी। तुम बहुत कमजोर हो राममोहन, तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने के लायक नहीं हो। बूढ़े यादव ने बस एक नजर बैरन राममोहन पर डाली, जो अब जमीन पर लेटे हुए थे। फिर उसकी परवाह किए बिना बूढ़े यादव ने अपनी नजर महल के मालिक की ओर घुमा ली। ऑगस्टिन उसका प्रतिद्वंद्वी था। अध्याय 49, जादूगरों की लड़ाई। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल। बूढ़े यादव ने अपनी नजर ऑगस्टिन पर रखी। ऑगस्टिन ने भी बूढ़े यादव के उग्र आभामंडल को भांपते हुए अपना सिर उठाया। उसने बैरन राममोहन की ओर उदासीनता से एक नजर डाली, फिर एक उदास भाव प्रकट किया। उसने धीमी आवाज में कहा, यादव, मैं तुम्हारा विरोधी नहीं हूं। ऑगस्टिन को पूरा यकीन था कि ओल्ड विल्सन डिफेंस में माहिर राममोहन को एक ही वार में बुरी तरह घायल कर सकते थे। ऑगस्टिन ऐसा नहीं कर सके क्योंकि वे ओल्ड यादव से काफी पीछे थे। ठीक इसी समय बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। कुछ शूरवीर तेजी से अंदर आए। वे ओल्ड यादव द्वारा लाए गए शूरवीर थे। कुछ भारी बख्तरबंद शूरवीर अभी भी सिटी डिफेंस ट्रूप के शूरवीरों से लड़ रहे थे।
एक शूरवीर तेजी से ओल्ड यादव के पास पहुंचा और बोला, सर बैरन, सिटी डिफेंस ट्रूप के और भी शूरवीर बाहर इकट्ठा हो गए हैं। हमें जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहिए। बूढ़ा यादव अच्छी तरह से समझता था कि कैस्टेलन की हवेली लंबे समय तक रहने की जगह नहीं थी, लेकिन उससे पहले वह ऑगस्टिन को आसानी से जाने नहीं देगा। ऑगस्टिन, तुम चर्च के साथ मिलकर मुझे मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। अपनी तलवार उठाओ और मेरे साथ एक जबरदस्त मुकाबला करो। मुझे हरा दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। बूढ़े यादव ने कहा। ऑगस्टिन और उसे हमेशा ब्लैकवाटर सिटी के सबसे ताकतवर लोगों में गिना जाता था, लेकिन इससे पहले उन्होंने कभी कोई मुकाबला नहीं लड़ा था। हालांकि ओल्ड यादव को खुद पर पूरा भरोसा था। ऑगस्टिन ने बूढ़े यादव की ओर एक नजर डाली और ठंडे स्वर में कहा, यादव, अगर तुम अभी नहीं गए तो शायद फिर कभी नहीं जाओगे। हाँ, ऑगस्टिन, मुझे कौन रोक सकता है? तुम या तुम्हारी नगर रक्षा टुकड़ी। बूढ़े यादव का आभामंडल धीरे धीरे बढ़ता गया और स्पष्ट रूप से ऑगस्टिन को दबा दिया। उसकी तलवार से भी एक तेज लौ निकल रही थी। अपनी तलवार उठाओ, ऑगस्टिन। ऑगस्टिन के सामने खड़ा बूढ़ा यादव का मांसल शरीर मानो ऑगस्टिन के ऊपर मंडरा रहा एक बड़ा सा साया हो। बूढ़ा यादव जरा भी नहीं हिचकिचाया। उसने अपनी तलवार घुमाई और अपने प्रतिद्वंद्वी पर वार कर दिया। प्रचंड लपटें हवा से रगड़ खाकर तड़पने लगीं। ये हरकत बहुत ही भयानक थी। ऑगस्टिन थोड़ा पीला पड़ गया था। उसे हिलना जरूरी था, इसलिए उसने जल्दी से अपनी तलवार उठाई और उसकी तलवार से भयंकर ज्वाला फूट पड़ी। बूढ़े यादव की तरह वह भी एक अग्नि तलवारबाज था। टकराना। ब्लैकवाटर सिटी में उस समय सबसे ताकतवर माने जाने वाले दोनों ही अब युद्ध में उलझ गए थे। भयंकर लपटें आपस में उलझ गईं और एक साथ फैल गईं। इस बीच ऑगस्टिन कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी तलवार में दरारें पड़ गई थीं और अब वह किसी भी वार को झेल नहीं सकती थी। सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा विज्ञापन। बूढ़ा यादव अविचलित रहा। नतीजा तय हो चुका था। ऑगस्टिन, तुम भी बहुत कमजोर हो। उन सालों में तुम असीम उत्साह से भरे हुए थे। इन सालों में तुमने कास्टेलन के पद के लिए अपनी साधना को दरकिनार कर दिया है। तुमने मुझे निराश किया है। बूढ़े यादव ने सिर हिलाया और बहुत निराश हुए। उस जमाने में ऑगस्टिन और उसे ब्लैकवाटर सिटी के सबसे ताकतवर लोग माना जाता था, दोनों की ताकत बराबर थी। हालांकि 10 साल बीत चुके थे। ऑगस्टिन ओल्ड यादव से किसी भी तरह से ज्यादा ताकतवर नहीं था। बूढ़े यादव के पास ऑगस्टिन को जाने देने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपनी तलवार ऊंची उठाई और तलवार की लौ और भी तेज हो गई, जिससे चिलचिलाती गर्मी निकल रही थी। उसके आसपास के सभी शूरवीरों ने उसकी गर्मी महसूस की। ऑगस्टिन इस प्रहार को रोक नहीं सका, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। तलवार तेजी से ऑगस्टिन की ओर बढ़ी और आभा ने उसे दबा दिया। ये कास्टेलियन, जो पहले बहुत जोश में रहता था, अब तलवार उठाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह बस चुपचाप आंखें बंद करके मौत के आने का इंतजार कर रहा था। टकराना। एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। बूढ़े यादव के चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया। उसकी तलवार ने ऑगस्टिन को नहीं मारा था, बल्कि एक चमकदार सफेद रोशनी ऑगस्टिन के सामने आ गई थी। इसी रोशनी की वजह से ओल्ड यादव कुछ कदम पीछे हट गए थे। उनके भारी काले कवच से भी चरमराहट की आवाज आई। जाहिर है, उस बल का असर बहुत ज्यादा था। कौन है भाई? बूढ़ा यादव चौकन्ना होकर सामने देखने लगा। ऑगस्टिन के पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी कुछ देर पहले दिखाई दिया था। उसने सफेद चोगा पहना हुआ था जिस पर चांदी की तलवारें सिली हुई थीं। जादूगर जेसन। ऑगस्टिन ने सफेद वस्त्र पहने उस आदमी को देखा और खुशी से फूला नहीं समाया। वह लगभग भूल ही गया था कि चर्च वाला जादूगर जेसन आसपास है। ऑगस्टिन जादूगर जेसन को ज्यादा नहीं जानता था। उसे बस इतना पता था कि जादूगर जेसन एक ऐसा इंसान है जिसके पास एक खास शक्ति है और जो एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन को आसानी से हरा सकता है। यूट्यूब द्वारा विज्ञापन। यहां तक कि उस समय ब्लैकवाटर सिटी में प्रकट हुआ दुष्ट विधर्मी भी जादूगर जेसन से नहीं जीत सका। इस प्रकार जैसे ही जादूगर जेसन आया, ऑगस्टिन बहुत उत्साहित हो गया, मानो उसे जीवन रक्षक तिनका मिल गया हो। इंक्विजिटर से एक जादूगर। बूढ़े यादव का स्वर गंभीर लग रहा था। उसने जादूगर जेसन के सफेद वस्त्र पर चांदी की क्रॉस वाली तलवारें देखीं। वह इस लोगों से काफी परिचित था। जब वह स्लॉटर हाउस में था तो उसने कई लोगों को इसी तरह के कपड़े पहने देखा। वे सभी चर्च ऑफ लाइट के सबसे रहस्यमयी इंक्विजिटर के जादूगर थे। चर्च के जादूगर ही ब्लैक मून साम्राज्य के ताकतवर जादूगरों से लड़ सकते थे। पहले वाली सफेद रोशनी जादूगर जेसन का जादू ही हो सकती है। बैरन यादव, आप ही हैं जो स्लॉटर हाउस से बचकर आए हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम चर्च कितने मजबूत हैं। अपना हथियार नीचे रख दीजिए। अगर आपका दिल सच्चा है और आप स्वेच्छा से प्रकाश के ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो आप अभी भी ईश्वर की संतान हैं। जादूगर जेसन के चेहरे पर शांति थी। उसका पूरा अस्तित्व एक दोस्ताना आभा से भरा हुआ था, जिससे दूसरों को लगता था कि वह बेहद दयालु और ईमानदार है। परमेश्वर तुम्हें ये मूर्खतापूर्ण कार्य करने के लिए उकसाएगा नहीं। बूढ़े यादव ने फिर से अपनी तलवार उठाई और उसका आभामंडल और भी प्रबल हो गया। प्रचंड लपटें ऐसी लग रही थी मानो वे निर्णायक बिंदु को भेदने ही वाली हों। बूढ़ा यादव पहले ही दूसरे स्तर के अग्नि तलवारबाज के शिखर पर पहुंच चुका था और संभवतः किसी भी समय तीसरे स्तर पर पहुंच सकता था। जादूगर जेसन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया।
उदासीन स्वर में उसने शांति से कहा, यादव, तुम्हारी आत्मा गिर गई है। अगर तुम ईश्वर का विरोध करोगे तो तुम्हारी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। ये कहकर जादूगर जेसन ने अपने पीले हाथ आगे बढ़ाए और उसके शरीर से एक मोटी, सफेद रोशनी निकली। उसने धीरे से मंत्रोच्चार किया। सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा विज्ञापन। स्वूश, प्रकाश की किरणें अविश्वसनीय गति से ओल्ड यादव की ओर टूट पड़ीं। ओल्ड यादव किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसके अलावा इन सफेद किरणों का प्रभाव बहुत तेज था। हर बार जब वे ओल्ड यादव के काले कवच से टकराती तो उस कवच से चरमराहट की आवाज निकलती, जिसमें इतनी मजबूत सुरक्षा क्षमता थी। इससे ये संकेत मिलता था कि मजबूत कवच भी जादूगर जेसन के जादू के प्रहार का सामना नहीं कर सकता था और कभी भी टूट सकता था। एक बार कवच टूट गया तो बूढ़े यादव के पास जादूगर जेसन के मजबूत जादू को रोकने का कोई रास्ता नहीं था, चाहे उसकी शारीरिक विशेषता कितनी भी उत्कृष्ट क्यों न हो। बस एक पल में ओल्ड यादव, जो पहले बढ़त पर था, अब एक खतरनाक स्थिति में आ गया। जादूगर जेसन के प्रकट होने के बाद स्थिति तेजी से बिगड़ गई। अध्याय 50, स्पेलकास्टर्स की लड़ाई 2। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल। ब्लैकवाटर सिटी में कैस्टेलन की हवेली के पास वाली गली में बहुत सन्नाटा था। आमतौर पर यहाँ बहुत भीड़ होती है। हालांकि कभी कभी कुछ लोग अपने घर से बाहर निकलकर कास्टेलन की हवेली की ओर देखते थे। वे हालात पर नजर रख रहे थे। कास्टेलन की हवेली से आती चीख पुकार और हवा में फैली खूनी बदबू ने उन्हें बाहर जाने से रोक दिया था। अचानक एक घोड़ा उनके पास से तेजी से गुजरा। उसकी दिशा देखकर लगा कि वह कास्टेलन की हवेली की ओर जा रहा है। घोड़े पर रोहन और युवा शूरवीर याग्वेज सवार थे। याग्यूज, क्या तुम डर गए हो? मलिन ने अचानक युवा शूरवीर से पूछा। यागेज का चेहरा ठंड से लाल हो गया था, लेकिन उसकी निगाहें उसके दृढ़ निश्चय को हल्के से दर्शा रही थीं। उसने सिर हिलाया। युवा गुरु रोहन, सच कहूं तो इस इलाके में इतने सारे लुटेरों का सामना करके मैं डर गया था। लेकिन सर बैरन और उनके भारी कवचधारी शूरवीरों को देखकर मैं अचानक निडर हो गया। सर बैरन और उनके अजेय भारी कवचधारी शूरवीरों के साथ हम हमेशा जीतेंगे। रोहन मुस्कुराया। इस युवा शूरवीर को भारी कवचधारी शूरवीरों ने बुरी तरह बंदी बना लिया था। अब वह बस उनके साथ शामिल होना चाहता था और उनमें से एक बनना चाहता था। आप भविष्य में भारी कवच वाले शूरवीरों में से एक और महान शूरवीर बनेंगे। रोहन इस युवा शूरवीर की आंखों में साहस, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता देख सकता था। अगर वह इस बार जीवित रहा तो वह महान बन जाएगा। युवा शूरवीर तेजी से आगे बढ़े। उन्हें दूर से ही कास्टेलन का महल दिखाई दे रहा था। युवा मास्टर रोहन, ऐसा लगता है कि सर बैरन पहले ही चले गए हैं। नगर रक्षा दल भारी कवचधारी शूरवीरों से बचाव नहीं कर सकता। युवा शूरवीर ने सड़क किनारे पड़े शवों को देखा। वे सभी नगर रक्षा दल के शूरवीर थे और उन्हें ओल्ड यादव के नेतृत्व वाले भारी कवचधारी शूरवीरों के शव कम ही देखने को मिलते थे। रोहन को मन ही मन चिल्लाना पड़ा। ओल्ड यादव ने खुद को एक मजबूत सैनिक साबित किया था जो स्लॉटर हाउस से बच निकला था। उसके द्वारा प्रशिक्षित भारी कवचधारी शूरवीर, हालांकि उनकी संख्या केवल 200 थी, ओल्ड यादव की कमान में कई बार जीत चुके थे। चाहे वे चर्च के संरक्षक तलवारबाजों से निपट रहे हों जो इलाके में लुटेरों के वेश में थे, या कैस्टेलन की हवेली में नगर रक्षा दल पर हमला कर रहे हों, भारी कवचधारी शूरवीर हमेशा स्थिति पर विजय प्राप्त करते थे। इन शवों की दिशा का अनुसरण करो, रोहन ने धीमी आवाज में कहा। वह जानता था कि इन शवों को भारी बख्तरबंद शूरवीरों द्वारा मार दिया जाना चाहिए। इन शवों की दिशा का अनुसरण करने पर वह निश्चित रूप से ओल्ड यादव तक पहुंच जाएगा। रोहन और युवा शूरवीर कास्टेलन के महल की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। धीरे धीरे जमीन पर लाशें बढ़ती गईं। उन्हें हत्या की आवाजें हल्की सी सुनाई दे रही थीं। युवा गुरु रोहन, जरा देखो, ये भारी कवचधारी शूरवीर हैं, लेकिन लगता है वे फंस गए हैं। याग्वेज जोर से चिल्लाया और रोहन ने भी अपना सिर उठाया। उसने देखा कि नगर रक्षा दल के कई शूरवीर महल के सामने इकट्ठा हो गए हैं। उन्होंने एक बड़ा घेरा बनाकर ओल्ड यादव के नेतृत्व वाले भारी कवचधारी शूरवीरों को घेर लिया था। अंदर जाओ, पिताजी जरूर अंदर होंगे। इस स्थिति को देखते हुए रोहन ओल्ड यादव की स्थिति के बारे में चिंतित हो गया। युवा शूरवीर को किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उसने बस अपने घोड़े को नियंत्रित किया और घेरे की ओर दौड़ पड़ा। हॉल में ओल्ड यादव खतरे में था। जादूगर जेसन के हाथों में सफेद रोशनी एक के बाद एक दिखाई दे रही थी। 0 लेवल मंत्रों की तरह जादूगर जेसन इस मंत्र को बिना ज्यादा जादुई शक्ति बर्बाद किए लगातार कई बार इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि भले ही यह 0 स्तर का मंत्र था, यह ऐसा कुछ नहीं था जिससे ओल्ड यादव बचाव कर सके। हर बार, आखिरकार 10 से ज्यादा बार हमले झेलने के बाद ओल्ड यादव का कवच अब और नहीं टिक सका। कवच में दरारें पड़ने लगीं। मकड़ी के जाले की तरह ये दरारें पल भर में फैल गईं। आखिरकार पूरा कवच टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ा। बूढ़ा यादव पीला पड़ गया और कुछ कदम पीछे हट गया। उसने जादूगर जेसन को चौकन्ने भाव से देखा। बूढ़े यादव का कवच टूटता देख जादूगर जेसन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, अब अंत आ गया। स्वूश, सफेद रोशनी की 3 किरणें अविश्वसनीय गति से सीधे ओल्ड यादव पर बरसाई गईं। कवच की सुरक्षा के बिना अगर कोई रोशनी ओल्ड यादव पर पड़ती तो उसका जोरदार प्रभाव उसे मार डालने के लिए काफी होता। आओ, बूढ़ा यादव थोड़ा खूंखार लग रहा था। चीख के साथ ही उसकी मांसपेशियों के खिंचाव से उसके सारे कपड़े फट गए और उसका बेहद मजबूत शरीर दिखने लगा।
बूढ़ा यादव लगभग 2 मीटर ऊंचा था। अब जब उसकी मांसपेशियां खींच गई थी तो उसका पूरा शरीर 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा हो गया था। इसके अलावा उसके चारों ओर एक प्रकार की प्रचंड हवा थी, जो उसकी तलवार की तेज लपटों में स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही थी। तीव्र जलन के कारण हवा विकृत भी हो गई थी। बूढ़ा यादव अब अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। उसके भयानक शारीरिक गुण और उसकी तात्विक शक्ति, जो लगभग तीसरे स्तर तक पहुंच चुकी थी, उस क्षेत्र में चौथे स्तर के पास मौजूद तात्विक तलवारबाज जीत के बराबर थी। YouTube द्वारा विज्ञापन। हालांकि ओल्ड यादव को जादूगर जेसन के भयंकर जादू के हमले का सामना करने पर कोई उम्मीद नहीं थी। विस्फोट। अचानक मुट्ठी के आकार का एक आग का गोला हवा में धुआं छोड़ते हुए हॉल में आया। दरवाजे के बाहर से एक उदासीन आवाज सुनकर आग का गोला फट गया। झुलसा देने वाला आग का गोला पूरे हॉल में फैल गया और भयानक विस्फोट ने जादूगर जेसन के जादू को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। सफेद रोशनी के तीनों पुंज तुरंत आग की चपेट में आ गए। अचानक हुए इस बदलाव से सभी स्तब्ध और असमंजस में पड़ गए। हालांकि बूढ़े यादव को अंदाजा हो गया था कि क्या हो रहा है और वह तुरंत पीछे हट गया। उसकी नजरें हॉल के बाहर की ओर थीं। जैसी कि उम्मीद थी, एक परिचित व्यक्ति धीरे धीरे हॉल में प्रकट हुआ। रोहन। बूढ़े यादव ने गहरी सांस ली और मिश्रित भावनाओं से चिल्लाया। उसकी आवाज एक आपदा से बच निकलने की खुशी से भरी थी। अगर रोहन थोड़ा भी देर से आता तो उसे डर लगता कि वह पहले ही मारा जा चुका है। जादूगर जेसन ने आंखें मूंद लीं। जब उसने रोहन के चेहरे को साफ देखा तो वह अपना शांत भाव नहीं रख सका। वह आश्चर्य से लगभग चिल्ला पड़ा, ये तुम हो? जादूगर जेसन ने रोहन को पहचान लिया था। बूढ़े अत को मारने के बाद जादूगर जेसन ने अपने मंत्र से मलिन की जांच की, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। हालांकि रोहन द्वारा फेंके गए अग्निगोले ने स्पष्ट रूप से उसकी पहचान एक जादूगर के रूप में दर्शा दी थी। इससे जादूगर जेसन, जिसने स्वयं